इतने 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 सारे फ्री रिसोर्सेज तुम्हारे लिए इकट्ठे करे हैं हमने सी इंटर ऑडिट के, और तुम लोग जो उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हो। वीडियो को जल्दी से लाइक करो और फिर जाओ फ्री रिसोर्सेज पे और जाके देख लो भाई क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं आपके लिए। और इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तुम्हारी भाभी व्हाट्सअप करे जा रही है। इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कवर करने वाले हम लोग क्या, चैप्टर नंबर 11 आपके एग्जाम में 8 नंबर का आ सकता है, 8 नंबर का। नीचे कमेंट बॉक्स में बन जानी चाहिए कम्युनिटी, डिस्कस करो, एक दूसरे के डाउट्स लो, मुझसे कुछ पूछना है पूछ लो, और एक दूसरे के कमेंट्स को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है ना। तो चलो भाई अब जरा शुरू करते हैं चैप्टर 11 की रिवीजन वीडियो और स्कोर करते हैं ऑडिट में अच्छे नंबर। ओके चलो जी, चलो आ जाओ मेरे साथ। ऑल द बेस्ट। हेलो 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 बच्चों, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर नंबर कौन सा, 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट। और सोचो बच्चों, अगर मेरी कही हुई बात सच हो गई, चैप्टर 11 मार्क्स का आ रहा, चैप्टर 11 मार्क्स का आ रहा, तो भाई साहब लॉटरी लग जा रहा कि नहीं लग जा रहा। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जा रहा। ओके तो चैप्टर 11 की बच्चों शुरुआत कैसे होती है? चैप्टर 11 की शुरुआत होती है किससे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स से। लेकिन उससे पहले ये कहते हैं नहीं, हम आपको ये भी बताएंगे कि एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स होते हैं मॉरल प्रिंसिपल्स, यानी कि गाइडलाइंस कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। क्या एथिक्स की नीड ऑडिटिंग में है? आंसर इज यस, एथिक्स की नीड ऑडिटिंग के अंदर भी है, सीए प्रोफेशन के अंदर भी है। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी सीएस को ट्रस्ट करती है। और अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके एथिक्स नहीं होंगे, यानी सीए के अगर एथिक्स नहीं होंगे तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो ट्रस्ट खो जाएगा। इसलिए सीएस को भी एथिक्स जो है वो फॉलो करने चाहिए ताकि उनकी रिस्पेक्ट बनी रहे और प्रोफेशन पे कॉन्फिडेंस बना रहे, और प्रोफेशन का इंटरेस्ट को आप लोग सेफ गार्ड भी करते हैं एथिक्स को फॉलो करके। फिर से, क्या सीए प्रोफेशन में एथिक्स की जरूरत है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी का ट्रस्ट है सीए पे। अगर आप सीए प्रोफेशन का रिस्पेक्ट बना के रखना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस बना के रखना चाहते हैं, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मस्ट फॉलो व्हाट? एथिक्स। आईसीआई ने बच्चों क्या अपने मेंबर्स के लिए एथिक्स बनाए हैं? आंसर इज यस, बनाए भी हैं और बोला भी है कि उनसे कंप्लाई करो। कोड ऑफ एथिक्स की फॉर्म में आईसीआई ने एथिक्स बना के अपने मेंबर्स को पकड़ाए हैं, और अगर मेंबर्स वो फॉलो नहीं करते तो क्या लगेगा? फाइन, सस्पेंशन, रिमूवल। बोलो क्या लगने वाला है? फाइन, सस्पेंशन, रिमूवल, यानी पैसे भी देने पड़ सकते हैं, कुछ समय के लिए आपका नाम मेंबरशिप रजिस्टर से हट भी सकता है, और परमानेंटली जो है आपका नाम रिमूव भी करा जा सकता है। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। तो ये तो बच्चों एक कारण हो गया कि एथिक्स हमें ये तो एक आंसर हो गया कि व्हाई एथिक्स इज रिक्वायर्ड इन ऑडिटिंग और इन सीए प्रोफेशन। देन कितने तरह के एथिक्स बच्चों बन सकते हैं दुनिया में? 2 तरह के, प्रिंसिपल बेस्ड, रूल बेस्ड। कम ऑन, प्रिंसिपल बेस्ड, रूल बेस्ड। सबसे अच्छे कौन से होते हैं? प्रिंसिपल बेस्ड। सबसे पहली बात, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप उनकी भावनाओं को समझें, यानी कंप्लाइंस करें स्पिरिट के साथ, वर्ड्स के साथ नहीं, स्पिरिट के साथ। वो कहना क्या चाहते हैं वो समझें, सब्सटेंस ओवर फॉर्म समझें। दूसरी बात, इनमें आप प्रोफेशनल जजमेंट यूज कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, नई सिचुएशन पे लगाए जा सकते हैं, और ये नेशनल बाउंड्रीज भी इन्हें नहीं रोक सकती, कैन बी अप्लाइड अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। तो स्पिरिट, प्रोफेशनल जजमेंट, कम ऑन, फ्लेक्सिबल एंड अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, प्रिंसिपल बेस्ड एथिक्स। रूल बेस्ड एथिक्स क्या बोलते हैं? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताइए। रूल बेस्ड एथिक्स बोलते हैं भाई ने बोला करने का तो करने का, यानी कि आपको स्ट्रिक्टली क्या करना है? फॉलो करना है एस्टैब्लिश रूल्स को। इनका आउटलुक कैसा होता है? नैरो, 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 नैरो याद रहेगा, आउटलुक होता है नैरो। इसमें हो सकता है कि स्पिरिट ओवरलुक हो जाए। जैसे बच्चों आप लॉ में भी पढ़ते हो ना, मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ा है आप लोगों ने लॉ में? मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, बोलो यार। तो भाई साहब मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? वो बोलते हैं कि भैया प्रिंसिपल बेस्ड लॉ की जो है आप इंटरप्रिटेशन करो कि लॉ एक्चुअली में किस चीज को खत्म करना चाहता था। रूल बेस्ड करोगे तो कभी कभी एब्सर्ड मीनिंग भी निकल सकता है। बोल दो हाँ के ना, आ जाओ। तो याद रखें, स्पिरिट में भी ओवरलुक। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। यहां पर चप्पल पहनना मना है, क्या कहा जा रहा है आपसे? कि जूते पहन के आ सकते हो, सैंडल पहन के आ सकते हो? नहीं बेटा, रूल बेस्ड जाओगे तो हाँ भाई चप्पल पहनने को मना कर रखा है, चल देते हैं जूते पहन के, जूते तो मना नहीं किए हैं। बोलो हाँ के ना। तो ये हो गया आपके लिए कौन सी अप्रोच? भाई रूल बेस्ड अप्रोच। क्या इससे सही कंक्लूजन्स निकल रहे हैं? आंसर इज नो। कहना क्या चाह रहे हैं? प्रिंसिपल क्या है भैया? इस जगह को साफ रखना है। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। आ जाओ इधर देखिए बच्चों। तो स्पिरिट में भी ओवरलुक्ड इफ यू आर फॉलोइंग ओनली रूल बेस्ड एथिक्स। और ये बच्चों क्या होते हैं? रिजिड। ये नई सिचुएशन से डील नहीं कर सकते, आने वाली सिचुएशन से डील शायद नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से बच्चों, एक बार फिर से, कम ऑन टेल मी, जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए। कंप्लाइंस विद स्पिरिट, प्रोफेशनल, ये प्रिंसिपल बेस्ड, कंप्लाइंस विद स्पिरिट, प्रोफेशनल जजमेंट का यूज, फ्लेक्सिबल है फॉर न्यू सिचुएशन एंड कैन बी अप्लाइड अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। रूल बेस्ड, स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स, भाई ने बोला करने का है तो करने का है। नैरो आउटलुक और स्पिरिट
अरे हटा, काहे की स्पिरिट, जो लिखा है बस उसको फॉलो कर लो और बच्चों ये क्या हो सकते हैं, रिजिड हो सकते हैं। आइए अब ICAI ने अपने कोड ऑफ एथिक्स में क्या दिए हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। याद करिए, क्लास मैंने आपको बता दिया था कि इनका जेनेसिस क्या है, आइसबा, याद है आपको आइसबा? तो इन्होंने बोला कि भाई 5 प्रिंसिपल्स हैं ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, और 5 प्रिंसिपल याद कैसे करने हैं कि एक सीए स्टूडेंट अपनी क्रश को प्रपोज कैसे करेगा, मेरी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे शक मत करना, मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूं और तुम्हारी ड्यू केयर करूंगा। याद आ रही है बातें? कम ऑन, यस और नो? प्यार में जो भी मुझे बताओगी उसे कॉन्फिडेंशियल रखूंगा और मेरा बिहेवियर बिल्कुल प्रोफेशनल रहेगा। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। आ जाओ जी। तो ये तो बच्चों हमने 5 प्रिंसिपल पढ़ लिए। हमारे प्रोफेशनल एथिक्स इन्हीं 5 प्रिंसिपल पे बने हैं। ये प्रिंसिपल्स होते क्या हैं? दीज आर स्टैंडर्ड बिहेवियर जो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड बिहेवियर। ओके, अब इधर देखिए, प्रोफेशनल अकाउंटेंट को इन सबसे कंप्लाई करना है। 5 का नाम आपको याद है। अब जरा 5 के अंदर का मटेरियल भी रिवाइज कर लेते हैं। इंटीग्रिटी, यू मस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड, हाँ जी, यू मस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। ओके, फेयर डीलिंग एंड ट्रुथफुलनेस, किसी भी ऐसी रिपोर्ट से अपने आप को एसोसिएट नहीं करना जिसे प्रोफेशनल अकाउंटेंट को नोइंगली उसे पता है दैट इट इज मटीरियली फॉल्स, मिसलीडिंग, नेग्लिजेंटली प्रोवाइडेड और ओमिट्स द इंफॉर्मेशन। आपने अपने आप को किसी भी रिपोर्ट एटसेट्रा से एसोसिएट नहीं करना है नोइंगली। इफ यू नो दैट इट इज मटीरियली फॉल्स, इट इज मिसलीडिंग, इट इज नेग्लिजेंटली प्रोवाइडेड और इट ओमिट्स द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? आइए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, फेयर डीलिंग, ट्रूथफुलनेस, नो एसोसिएशन विद रिपोर्ट्स जो मटीरियली फॉल्स है, मिसलीडिंग है, नेग्लिजेंटली प्रोवाइडेड है, ओमिट करते हैं रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को। डन। आइए, ऑब्जेक्टिविटी, क्या है बच्चों ऑब्जेक्टिविटी? आपने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस के चलते। इंटरनली आपने हमेशा क्या रहना है, अपने आप को ऑब्जेक्टिव रखना है। यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज योर प्रोफेशनल जजमेंट। ओके, अपने डिसीजन को आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपने कोई भी ऐसा असाइनमेंट, ऐसी प्रोफेशनल एक्टिविटी ना ही एक्सेप्ट करनी है, ना ही कंटिन्यू करनी है अगर आपको लगता है कि कोई सर्कमस्टेंस या रिलेशनशिप है जो इन्फ्लुएंस कर सकता है मेरी जजमेंट को। डू नॉट एक्सेप्ट और कंटिन्यू एनी प्रोफेशनल एक्टिविटी विच माइट इन्फ्लुएंस द प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स जजमेंट। आ जाओ जी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, अनटेन मेंटेन, याद है? अनटेन मेंटेन नॉलेज स्किल, अनटेन मेंटेन नॉलेज स्किल सो दैट यू कैन प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विसेज एज पर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशन। डिलीजेंस, CTT, जिंदगी का प्रिंसिपल बनाओ बच्चों CTT को। कोई बात नहीं, कभी कभी फेल होंगे एग्जाम में नहीं, मतलब कभी कभी होगा कि कोई दिन अच्छा नहीं गया, लेकिन CTT ना छूटे बच्चों। व्हाट इज CTT? कम ऑन टेल मी। केयरफुली, थॉरोली, टाइमली। कम ऑन, केयरफुली, थॉरोली, टाइमली। आ जाओ जी। कॉन्फिडेंशियलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आएगा। Whatever information you have obtained during the professional and business relationship, maintain your confidentiality. Okay, do not disclose the information to any party which you have obtained through professional or business relationship. Confidentiality बच्चों किस में सर्व करती है अल्टीमेटली? याद रखिएगा, इस लाइन पे क्वेश्चन बनेगा। Confidentiality serves public interest. How come? Because if chartered accountants are known to be confidential, the client will give information without any hesitation. क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, yes or no? तो क्लाइंट है, एम्प्लॉयर है, उनकी तरफ से फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा। आ जाओ जी। एक्सेप्शन क्या है बाबू इसका? एक्सेप्शन क्या है? मैं तेरी दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, AAA आएगा करण अर्जुन। बच्चों एक्सेप्शन याद रखिए। कितनी एक्सेप्शन है? 3। नंबर 1 रिक्वायर्ड बाय लॉ, नंबर 2 permitted by law and authorized by client, and number 3 professional duty to disclose. आपसे आपका रिव्यू कर रहे हैं भैया, आपको बताना पड़ेगा देखो हमने काम कैसे किया था। डन। बोलिए। प्रोफेशनल बिहेवियर बच्चों, प्रोफेशनल बिहेवियर सिंपल सी बात, लॉ रेगुलेशन से कंप्लाई करो, ऐसे कंडक्ट को अवॉइड करो जो डिस्क्रेडिट यानी बेइज्जती करवा सकता है प्रोफेशन की। कंप्लाई विद लॉ रेगुलेशन, अवॉइड कंडक्ट विच माइट डिस्क्रेडिट दी प्रोफेशन। ऐसी एम्प्लॉयमेंट में नोइंगली एंगेज ना करें जिससे क्या हो सकता है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रेपुटेशन, प्रोफेशन हर्ट हो सकती है। डोंट गेट एंगेज इन सच एन एम्प्लॉयमेंट नोइंगली विच माइट डिस्क्रेडिट और विच माइट हार्म और इम्पेयर द इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन। अल्टीमेटली ऐसी चीजें नहीं करनी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल से मैच नहीं करती हैं। आइए, देन इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर बच्चों, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर जरा ध्यान रखिएगा। Line number 1, judgment should not be subordinate to the wishes of other persons specifically who have engaged you. Number 2, independence का मतलब क्या है? Ability to perform the audit, ability to perform or give the opinion without being influenced. Then ability to perform the engagement with IOP or IPO, whatever you want to say, right? What is IPO?
व्हाट इज आईपीओ? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या इसको डिफाइन करना, बच्चों का सेकंड पार्ट यहां से शुरू होता है, क्या इसको डिफाइन करना प्रिसाइसली पॉसिबल है? आंसर इज नो। रूल्स ऑब्जेक्टिव के साथ बनते हैं, इंडिपेंडेंस इंश्योर नहीं करा सकते हैं। इंडिपेंडेंस माइंड की भी बात है और करेक्टर की भी बात है। इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद सुपरफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। देन टू पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंस बच्चों, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या है कि भैया आपने अपना ओपिनियन देना है विदाउट बीइंग इफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंस एंड यू हैव टू एक्ट विद आईओपी। आपने अपना ओपिनियन देना है विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड एंड यू हैव टू एक्ट विद आईओपी या आईपीओ, वॉट एवर यू वांट टू से, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। एंड अपीयरेंस बच्चों, यू शुड अवॉइड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस दैट माइट लीड अ थर्ड पार्टी टू conclude that IPO has been compromised. That IPO has been compromised. You should avoid all the circumstances and facts which might lead a third party to conclude that IPO has been compromised. याद रखेंगे, बोलिए। ऐसे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस से अपने आप को दूर रखिए जिससे यह लगता हो कि भैया आईपीओ क्या हो गया है, कॉम्प्रोमाइज हो गया है। क्या बोलती पब्लिक? बोल दो हाँ के ना। चलो जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिवीजन। अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ पे, ये उसी का ऊपर वाला ही पार्ट है, जल्दी से इसको भी ऐड कर देता हूँ। याद रखिए, क्या सिर्फ इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट करनी चाहिए इन फैक्ट? आंसर इज नो। इट मस्ट एग्जिस्ट इन फैक्ट बट इट शुड ऑल्सो अपीयर टू एग्जिस्ट टू ऑल रीजनेबल पर्सन एज वेल। डन? बोल दो हाँ के ना। आ जाओ जी। अब आप लोग रिवाइज कहां से करेंगे? इन्हीं नोट से, इसी वीडियो से आप लोग इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे, बाकी सारी चीजों को अवॉइड करेंगे। राइट? बोल दो हाँ के ना। पक्का? चलिए जी, चलिए, ऑल दी बेस्ट। चलिए जी, तो आज बच्चों हम लोग क्या रिवाइज करने वाले हैं? थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। जो कोड ऑफ एथिक्स दिया है आईफैक ने, उन्होंने बताई है कि भाई आपके इंडिपेंडेंस को हो सकती हैं 5 थ्रेट्स। पहले थ्रेट्स का नाम रिवाइज करा दो। सेल्फ इंटरेस्ट, फिर उसके बाद सेल्फ रिव्यू, फिर उसके बाद एडवोकेसी, देन फेमिलियरिटी एंड फाइनली इंटीमिडेटिंग। मैं आपको सारे थ्रेड्स के बच्चों कीवर्ड्स जो है यहाँ पे बोल बोल के याद करवाने की कोशिश कर दूंगा। समझ हमने क्लास में इसको लिया था। आइए, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड की बात बच्चों में सबसे पहले करूंगा। याद रखिए, सेल्फ इंटरेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि भाई साहब ऑडिटर का, उसकी फर्म का, उसके पार्टनर का क्या होता है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है क्लाइंट के अंदर। तो कीवर्ड है फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन ऑडिट क्लाइंट। राइट? वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एग्जांपल्स देने पड़ जाए तो लोन, गारंटी, अनड्यू डिपेंडेंस। लोन, गारंटी, अनड्यू डिपेंडेंस, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, कंटिजेंट फीस। मेरे साथ, लोन, गारंटी, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन फी, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट एंड कंटिजेंट फीस। डन? डायरेक्ट, पहले तो याद रखिए फाइनेंशियल इंटरेस्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लोन हो सकता है, गारंटी हो सकता है, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन फी हो सकता है, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट एंड कंटिजेंट फीस। आ जाइए, ये हो गए हमारा कौन सा थ्रेड बच्चों? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। अब हमारे पास कौन सी थ्रेड आती है? सेल्फ रिव्यू थ्रेड। नॉन ऑडिट वर्क आपने दिया है ऑडिट क्लाइंट को और फिर आप उसी का ऑडिट करने जा रहे हैं, तो हो जाएगी कौन सी बच्चों? थ्रेड, सेल्फ रिव्यू थ्रेड। नॉन ऑडिट वर्क given to client and now you are going to audit that work only. You will not admit to the errors in your work and you may not identify the errors in your work. तो आप एडमिट भी नहीं करेंगे, हो सकता है आप आइडेंटिफाई भी ना कर पाएं। इस तरह की चीजें कैसी थ्रेट डाल देती हैं? सेल्फ रिव्यू थ्रेट बना देती हैं इंडिपेंडेंस को। और याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस सिर्फ होनी ही नहीं चाहिए, इट मस्ट अपीयर टू बी, यू मस्ट अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट ऑल्सो। तो जब आप किसी क्लाइंट का काम जो है, नॉन ऑडिट काम जब करके आएंगे, उसी का ऑडिट करेंगे, तो क्या थर्ड पार्टी को आप इंडिपेंडेंट लगेंगे? आंसर इज नो। आइए, एग्जाम्पल बच्चों याद रखिएगा, खासकर ये वाला, मेंबर ऑफ ऑडिट टीम प्रीवियसली डायरेक्टर या सीनियर एम्प्लॉय था क्लाइंट का। तो अब होगा क्या? क्योंकि आपकी टीम में एक ऐसा व्यक्ति है जो भाई साहब क्लाइंट का सीनियर एम्प्लॉय रह चुका है, अब आप उसे ऑडिट करने भेजेंगे तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड बन जाएगी, क्योंकि फिर वही बात, वो अपने एरर्स को एडमिट नहीं करेगा या फिर वो अपने एरर्स को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा। राइट? आइए, तो ये वाला पॉइंट तो कवर हो गया। ऑडिटर हैविंग रिसेंटली बीन डायरेक्टर, सीनियर ऑफिसर ऑफ द कंपनी, और ऑडिटर परफॉर्म सर्विसेज दैट आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑडिट। दो बातें इसमें आ जाती हैं। तीसरी बात बच्चों, एडवोकेसी थ्रेट। मेरे साथ, एडवोकेसी थ्रेट में आप क्या कर रहे हैं? आप क्लाइंट को प्रमोट कर रहे हैं, आप क्लाइंट की साइड ले रहे हैं, आप क्लाइंट को प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोटिंग द पोजीशन ऑफ अ क्लाइंट। आप उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप उनकी साइड ले रहे हैं। तो प्रमोटिंग क्लाइंट, रिप्रेजेंटिंग देम, टेकिंग साइड्स। राइट? एग्जांपल क्या होगा? यू आर डीलिंग, इसको याद रखिएगा बच्चों, आपके पास क्लाइंट कंपनी में शेयर्स हैं, वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। आप क्लाइंट कंपनी के शेयर्स में डील कर रहे हैं, सिक्योरिटीज में डील कर रहे हैं, वो कौन सा इंटरेस्ट है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोल दीजिए। एडवोकेसी थ्रेट है। वो कौन सी थ्रेट है? एडवोकेसी थ्रेट है। डन? बोल दो।
आ जाओ। याद रखें बच्चों, यहाँ पे आपने देखना है कि ऑडिटर को सिर्फ इंडिपेंडेंट होना ही नहीं है, इंडिपेंडेंट दिखना भी है, और ये तो हर जगह पे बिल्कुल फिट है बच्चों। आप सोचिए, अगर आप क्लाइंट को एडवोकेट कर रहे हैं, क्लाइंट के शेयर्स में डील कर रहे हैं, एक थर्ड पार्टी को आप आईओपी कॉम्प्रोमाइज लग रहे हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिज्म आपका क्या लग रहा है, कॉम्प्रोमाइज लग रहा है। इज दैट क्लियर? आ जाओ जी। थर्ड आता है फेमिलियरिटी थ्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। फेमिलियरिटी थ्रेट में क्या होता है, जब ऑडिटर का रिलेशनशिप बन जाता है क्लाइंट से और वो ज्यादा सिंपैथेटिक हो जाते हैं क्लाइंट के इंटरेस्ट के प्रति। रिलेशनशिप विद क्लाइंट टू सिंपैथेटिक टू क्लाइंट्स इंटरेस्ट। एग्जांपल नंबर 1, क्लोज रिलेटिव। नंबर 1 क्या, जल्दी बोलो बेटा, क्लोज रिलेटिव। ऑडिट टीम में से किसी व्यक्ति का क्लोज रिलेटिव जो है वो क्या है, सीनियर पोजीशन पे है कंपनी की। हाँ जी, क्लोज रिलेटिव, ऑडिट टीम में से किसी व्यक्ति का रिलेटिव जो है सीनियर पोजीशन पे है। नंबर 2, फॉर्मर पार्टनर। अब ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इधर देखिए एवरीवन, ये ऑडिट फर्म है ABC, इसके एक पार्टनर ने एक कंपनी खोल ली और अब AB जो है C द्वारा खोली गई कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, C द्वारा खोली गई कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं। तो क्या बच्चों यहाँ पे फेमिलियरिटी थ्रेट होने वाली है? जो आपके प्रीवियस पार्टनर्स थे अब वो आपके ऑडिटर बन रहे हैं, देयर इज गोइंग टू बी अ फेमिलियरिटी थ्रेट। तो क्लोज रिलेटिव, फॉर्मर पार्टनर। तीसरा, लॉन्ग एसोसिएशन बच्चों, संबंधी बन गए, संबंधी बन चुके भाई साहब, इतना लॉन्ग एसोसिएशन हो चुका है। तो लॉन्ग एसोसिएशन आपका क्लाइंट के साथ है, वहां पे भी एक फेमिलियरिटी थ्रेट आ जाती है। गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी, चारों बातें मुझे बोलकर दिखाओ। क्लोज रिलेटिव, फॉर्मर पार्टनर, लॉन्ग एसोसिएशन एंड गिफ्ट्स। क्लोज रिलेटिव, फॉर्मर पार्टनर, लॉन्ग एसोसिएशन एंड गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी डन। बोलियो, बोलो बोलो बोलो, कॉन्शियसली। ये आ जाओ बच्चों, आ जाओ प्लीज इधर। इंटीमिडेटिंग थ्रेट्स, इंटीमिडेशन थ्रेट्स में बच्चों क्या है, ये याद रखिएगा, ऑडिटर्स आर डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। ये है कीवर्ड, ऑडिटर्स आर डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। ऑडिटर्स आर डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग विद अ डिग्री ऑफ, हाँ जी, एक्टिंग विद अ डिग्री ऑफ, विद रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। यानी ऑडिटर्स को ऑब्जेक्टिवली काम करने से रोका जा रहा है, ऑडिटर्स को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करने से रोका जा रहा है। इन शॉर्ट, ऑडिटर की आईओपी पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे, राइट? कैसे? थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट, थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ओवर डिसएग्रीमेंट। और कैसे? रिड्यूस दी वर्क अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस फी। और कैसे? लिटिगेशन का डर दिखा के। फिर से, ऑडिटर को रोका जा रहा है ऑब्जेक्टिवली एक्ट करने से, ऑडिटर को रोका जा रहा है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करने से। कैसे रोका जा रहा है? आपको लिटिगेशन की धमकी दी जा रही है, आपको काम रिड्यूस करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, आपको रिप्लेसमेंट की धमकी दी जा रही है। रिप्लेसमेंट, वर्क रिड्यूस, लिटिगेशन, डन। आ जाइए, साथ में जुड़े रहिए बच्चों। देन बात करते हैं हम लोग सेफ गार्ड टू इंडिपेंडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 मार्कर बच्चों आपके लिए। क्या है बच्चों ये 5 मार्कर? एवरीवन प्लीज सुनिएगा जरा। सेफ गार्ड्स वो एक्शन है जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट लेता है थ्रेट्स को रिड्यूस करने के लिए, सो दैट फंडामेंटल प्रिंसिपल से कंप्लाई कर पाए। सेफ गार्ड्स वो एक्शन है जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट लेता है थ्रेट्स को रिड्यूस करने के लिए, ताकि वो किससे कंप्लाई कर पाए? जल्दी बोलो बेटा, फंडामेंटल प्रिंसिपल से कंप्लाई कर पाए। डन। अब सुनिए मेरी बात को, क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं? गाइडिंग प्रिंसिपल भूमिका बनाओ। पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना रहना चाहते हो आप लोग क्वालिटी ऑफ ऑडिट में, यू शुड अपीयर इंडिपेंडेंट ऑफ योर क्लाइंट। इफ यू वांट दैट पब्लिक का कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे क्वालिटी ऑफ ऑडिट में, यू शुड रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ योर क्लाइंट। एक बात। दूसरी बात, किसी भी वर्क को एक्सेप्ट करने से पहले कॉन्शियसली आपको क्या करना है? आपको देखना है कि भाई कोई थ्रेट तो नहीं है इंडिपेंडेंस पे। हाँ जी, कोई थ्रेट तो नहीं है। किस पे? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताइए। इंडिपेंडेंस पे। अगर थ्रेट है, स्टेप 1 डेजिस्ट, ऑप्शन 2 एलिमिनेट द थ्रेट, ऑप्शन 3 सेफगार्ड्स बनाओ टू रिड्यूस द थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। अगर थ्रेट है, डेजिस्ट द वर्क, एलिमिनेट द थ्रेट और एटलीस्ट टेक सम सेफगार्ड टू रिड्यूस द थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। डन। बोलिए हाँ के ना। एंड whatever measure you are taking, you should document it so that it can be used as a evidence of compliance with the process, right? तो safeguard को document भी करना है ताकि आप उसको evidence की तरह use कर पाएं of compliance with the due process. And if auditor is unable to fully implement the credible and adequate safeguard, auditor को बच्चों काम accept ही, हाँ जी auditor को काम accept ही, जल्दी बोल दो, नहीं करना चाहिए। आइए, आज का अगला टॉपिक कौन सा था? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लिखते समय कौन सा ऐसे रेफर करोगे? 200 उइया कासा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मीनिंग क्या है? एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट, कंडीशन इंडिकेटिंग फ्रॉड, एंड बच्चों क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस गैदर्ड। क्रिटिकल असेसमेंट का मतलब यही है, इंश्योर करो कि आपका ऑडिट एविडेंस कैसा हो? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो। क्वेश्चनिंग किस किस को करनी है? क्रिटिकल असेसमेंट कहां कहां पे करना है? अलर्ट किन को देख रहना है? जो मिला, जो दिखा, जो कहा, जो हुआ, जो होने वाला है, जो मिला कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस, जो दिखा डॉक्यूमेंट्स, जो कहा रिस्पॉन्सेज टू द इंक्वायरीज, जो हुआ
कंडीशन इंडिकेटिंग फ्रॉड, जो होने वाला है. सर्कमस्टेंसेज सजेस्टिंग यू टू अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर इन एडिशन टू द ऑडिट प्रोसीजर सजेस्टेड बाय द एसेस. Circumstances suggesting the auditor to apply audit procedure in addition to the audit procedure suggested by the essays. डन. आ जाओ जी. क्रिटिकल असेसमेंट का मतलब यही है, ऑडिटर को चेक करना है कि भाई साहब हमारा जो ऑडिट एविडेंस है वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है या नहीं. नाउ व्हाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस के रिस्क को कम करना है. ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग कंक्लूजन को कम करना है. इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन व्हाइल फॉर्मुलेटिंग एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को कम करना है. मैनेजमेंट ओवरराइड कर सकती है आईसी को, माइंड में रखना है. आपके प्रोसीजर्स जो हैं वो एरर्स को पकड़ने के लिए बने हैं, फ्रॉड के लिए नहीं बने हैं, ये भी माइंड में रखना है. इज दैट क्लियर? एंड देयरफॉर ऑडिटर मस्ट एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट. मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी और पास्ट इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी को क्या हम लोग डिसरिगार्ड करेंगे? नहीं, हम उसे कंसिडर करेंगे, हम उसे रिस्पेक्ट देंगे. बट मैनेजमेंट की पास्ट इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी क्या बच्चों आपके लिए एक रिलीविंग पॉइंट है दैट यू शुड नॉट एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट? नो, नॉट एट ऑल. क्या आप मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के चलते ही बोल सकते हैं कि ओके आई विल ऑब्टेन लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस? आंसर इज नो. आपको हमेशा परसुएसिव ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट मैनेजमेंट वाज ऑनेस्ट एंड वाज हैविंग इंटीग्रिटी, यू शुड ऑलवेज मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट. क्या बोलती पब्लिक? बोलो हाँ के ना. चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. क्या बच्चों एक क्विज हो जाए आज? क्या एक क्विज हो जाए? जल्दी से बोलो. क्विज करना चाहते हो? यस सर, यस सर, क्विज तो हम लोग जरूर करेंगे. आओ फिर आओ क्विज करते हैं बच्चों, आओ फिर आओ क्विज करते हैं जल्दी से. इधर देखना जरा, चैट भी ओपन कर दूंगा अभी आप लोगों के लिए, लेकिन पहले जरा क्विज में जो है आप लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा मेरे साथ. जो चले गए बेटा चले गए, जाने वालों को कौन रोक सका है? आप लोग आइए, क्विज एंजॉय कीजिए. मेहनत करी है तो उसका फल भी लीजिए. क्या बोलती पब्लिक? ओके, 1 मिनट दो. वेरी इजी क्वेश्चन. सही जवाब था बी. बहुत सारे बच्चों ने जो है सही जवाब दिया है, और आगे मैं उम्मीद करता हूं कि काफी सारे बच्चे सही जवाब देंगे. द विजिबल एविडेंस ऑफ ऑडिटर्स वर्क. बस जो दिखे अगर मार्क कर दो, बस. नेगेटिव मार्किंग तो हो नहीं रही है ना, नलायक, दुष्ट, पापी. चलो आ जाओ, आगे चलते जल्दी से. रोशनी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया. ये एक भाई है जिसने क्विजलेट का कोड यहाँ पे डाल दिया नाम पे. शाबाश, असंभव. चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन. सेल्फ रिव्यू थ्रेड बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन था. ऑडिटर जब अपना काम रिव्यू करेगा तो वो सेल्फ रिव्यू थ्रेड बन जाती है. क्या बोलती पब्लिक? बोल दो हाँ के ना. चलो आओ जी आओ. रोशनी जी, अपूर्वा, क्या बात है. कहीं ना कहीं अपूर्वा बनी रहती है भाई सर टॉप में. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. और ये देखना, गर्ल 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 1 बॉय, गर्ल 1 बॉय, गर्ल. लड़को ओवर जनरलाइज कर दूं अभी? ओवर जनरलाइज है. आ जाओ. बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है. वृंदा मैम भी उठ के आ गई, मैं भी खेलूंगी क्विज. आ जाओ. द ऑडिटर्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द क्लाइंट. भाई इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब तो ये है ना, ऑडिटर्स एबिलिटी टू फॉर्म अनबायस्ड ओपिनियन. आ जाओ. ये भी हो सकता था, मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है मैं बोलूँगा. ज़्यादा चांसेस मेरे इसी की तरफ है. नेक्स्ट पे चलते हैं. अपूर्वा हर टेस्ट में आगे रहने की कोशिश करती है. बहुत बढ़िया. रिक्वेस्ट भी अप्रूव कर देता हूँ सबकी. एक दिन तो अपूर्वा फर्स्ट आई थी, मैं अप्रूव ही नहीं बोल पा रहा था. हाँ जी, कंटिन्यू. ये आंसर गलत करने पे कोनी कोनी सर पे, कोनी कोनी. गुद्दी पे, गुद्दी समझते ना, गुद्दी बेटा.
कौन है भाई ये 22 और 3 25 लोग कौन है जो BCD जिन्होंने सही आंसर दिया? ये सी वाले तो 3 कौन महान है मुझे बता दो। टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद ऑडिट क्लाइंट। तुम्हारे लिए मीम चलाना पड़ेगा कैरी मिनाटी वाला, पैसा बर्बाद। नालायक, दुष्ट। आ जाओ। जानबूझ के गलत करने वाले, ये 3 नहीं करते बेटा जानबूझ के गलत। आओ चलते जरा नेक्स्ट पे देखते अपने लीडर बोर्ड कहां तक पहुंचा है। ओके, रोशनी जी टॉप पे, अपूर्वा अभी भी सेकंड पे। मुझे लगता है इसका लीडर बोर्ड खराब है, जो फिक्स हो जाता है एक बार फिक्स हो जाता है वही चले जा रहे हैं। नहीं, कुछ तो चेंज हुआ है नीचे, कुछ तो चेंज हुआ है। 1 2 3, एक ही लड़का रह गया भाई सब टॉप 6 में। विघ्नेश भी आ गए। विघ्नेश, इज दैट यू द स्मार्टी बॉय? विघ्नेश फ्रॉम GST इन इनकम टैक्स क्लास। हाँ, फोटो तो अलग लगा रखे इसने बिल्कुल। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म? कॉन्फिडेंशियलिटी भाई साहब हमने प्रोफेशनल स्केप्टिज्म पढ़ी नहीं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमने बात ही नहीं करी। प्रायोरिटाइजिंग ऑडिटर इंटरेस्ट ओवर क्लाइंट ये पढ़ाई नहीं। यही तो आंसर है। बीइंग अलर्ट, इंडिकेटिंग पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, है ना। आ जाओ जी, ज्वाइन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। हाँ जी कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। चलिए कंटिन्यू करें। पूर्वा चली गई, बाय बाय हो गया। पूर्वा को नजर लग गई भाई। रोशनी, छवि, अर्चित, तनिष्का, साक्षी, महफूजा, विघ्नेश, आशीष सिंह, अपेक्षा, अभिनव, आनंद। क्या बात है। चलो जी नेक्स्ट पे। आशीष कह रहा मैं आ गया हूं टॉप में। हाँ बहुत बढ़िया। जल्दी करो जल्दी। सी इज द राइट आंसर। सिग्निफिकेंट गिफ्ट कौन सी थ्रेट होती थी? मैंने बोला था कि तुमसे पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन के थ्रेट पहचानो, है ना। और गन का है हमारी सारी। भाई कितने नालायक बच्चे हैं ये जो 34 बच्चे जिन्होंने बी आंसर दिया ना। सिग्निफिकेंट गिफ्ट कौन सी थ्रेट होती है मुझे बताना। सिग्निफिकेंट गिफ्ट चैट में लिख के बताओ यहाँ पे। सिग्निफिकेंट कौन सी होती है? फेमिलैरिटी बच्चों, फेमिलैरिटी। नालायक, आ जाओ। हाँ जी नेक्स्ट। रोशनी, छवि, तनिष्का, साक्षी, आशीष, अपेक्षा, अथीरा, राधिका गांधी, दीप्ति, प्रतीक। विघ्नेश कहाँ गया हमारा स्मार्ट बॉय? विक्रम, सानिया मित्तल, तरुण। बहुत बढ़िया। चलो जी 7th क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया। देखना इसमें बहुत गलती होने के चांस है। बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों ये। मैंने क्या बोला था? मैंने देखते ही बोल दिया था ना इसमें बहुत गलती होने के चांस है। पढ़ लो नलायको, पढ़ लो। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में एग्जांपल दे रखा है इसका। क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद क्लाइंट। बताओ। और मैंने छूटते ही बोल दिया था बढ़िया क्वेश्चन है, भयंकर मिस्टेक होगी। देख रहे हो तुम मास्टर की प्रोफेशनल जजमेंट, एप्लीकेशन ऑफ ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। नालायक, दुष्ट, पापी, लुच्चे, लफंगे, अवार। ऐसे बुरा तो नहीं मानते मैं तुम्हें बोलता हूँ ऐसे बेटा तो। अच्छा चलो आ जाओ फिर, आ जाओ इसी बात पे। नेक्स्ट पे चलते बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट्स गो। छवि, साक्षी, खुशी। देखा इस क्वेश्चन ने पूरा वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। एक क्वेश्चन तो ऐसा होना चाहिए भाई जो पूरा का पूरा लीडर बॉडी जो है वो चेंज कर सकता है। लेट्स गो। फेमिलियरिटी थ्रेट। ये आंसर भी जो गलत करेगा भाई शादी में दिक्कतें हैं, उसके बता रहा हूं मैं। चलो काफ़ी बच्चों ने सही किया है, बहुत बढ़िया। 161 ने आंसर किया है, उसमें से 146 ने जो है सही किया है। बहुत बढ़िया बेटा। फैमिलिटी थ्रेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म एसोसिएशन होता है। फाइनेंशियल डिपेंडेंस कौन सी थ्रेट होती है? फाइनेंशियल डिपेंडेंस होता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। डिसएग्रीमेंट ओवर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंटीमिडेटिंग थ्रेट्स मिल सकती है। एक्सटर्नल प्रेशर फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडी, ये कोई थ्रेट है ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं है। आ जाओ जी।
इसको भी किसी बच्चे ने मार्क किया है। हमने जो पढ़ा नहीं है वो भी तुमने आंसर आओ जी आओ। छवि क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो जी चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट। पहले कुछ लोगों को जरा अप्रूव कर दें, नेक्स्ट पे चलते हैं। What should an auditor do if they cannot implement educate safeguard? बहुत आसान है, बहुत आसान है। जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत आसान है, बहुत आसान है। 3, 2, 1 गॉन। बहुत ही बढ़िया, काफ़ी आसान था, काफ़ी ज़्यादा आसान था। 164 पीपल आंसर, 123 ने बच्चों सही जवाब दिया है। बहुत ही बढ़िया चल रहा है मामला। 19 बच्चे प्रोसीड विद द ऑडिट। हाँ भाई वाह, सेफ गार्ड लगाए नहीं जा रहे हैं, थ्रेट खत्म नहीं हो रही है। प्रोसीड करो भाई, आक्रमण जो होगा देखा जाएगा। बाहर में गई प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, बाहर में गए 5 प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल। करो काम अपना, बहुत बड़े बेटे। प्रैक्टिकल वर्ल्ड से आंसर नहीं देने हैं, थ्योरी वर्ल्ड से आंसर देने लायक को आ जाओ। कहीं कह रहे प्रैक्टिकली तो यही सही होगा ना। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे। आखिरी क्वेश्चन स्टार्ट। वेरी इजी, सही अक्षत, सही जवाब। 157 में से 127 बच्चों के सही आंसर। कुछ नालायकों ने दिए हैं गलत जवाब। देखो भाई, एडवोकेसी थ्रेट में ये बताओ इंटिमिडेशन कहाँ से आ गया? अच्छा, फाइनेंशियल इंटरेस्ट में तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होता है आपका, राइट। ऑडिटर हैज़ अ फैमिली मेंबर वर्किंग इन क्लाइंट प्लेस, यहाँ पे फैमिलियरिटी थ्रेट होता। तो बेटा एडवोकेसी में एक ही तो बच गया, ऑडिटर एक्ट एज एन एडवोकेट ऑफ द क्लाइंट। दुष्टो पापियो। चलो जी आओ, लीडर बोर्ड देख लो क्या रहा है इसके बाद। और छवि को मिले हैं नंबर 1 पोजीशन, उसके बाद साक्षी, खुशी, रोहित, जोहेब, साहिल, सुनिधि, डॉन, वंशज। और सेकंड पोजीशन में हमारे साथ हैं रोशनी, अपेक्षा, अथीरा, नयन, दीप्ति, विक्रम, सानिया मित्तल, तरुण, सुमित, अंकित, बनाश्री, क्या बात है बनाश्री, अमनप्रीत, माधवी, सहेली, ईश्वरी, अनुभूति। ओहो, सेकंड पोजीशन में बहुत सारे लोग हैं, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ। चलो अपूर्वा, कहाँ रह गई तुम अपूर्वा? आ जाओ जी, देख लो क्या रहा है रिजल्ट। ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस रही है क्लास की, जरा देख लीजिए। ये है बच्चों ओवरऑल परफॉर्मेंस क्लास की। 72% एवरेज मार्क्स हैं, हाईएस्ट स्कोर 10 है। 85 बच्चों ने जो है 80% और अबव जो है वो स्कोर किया है। ओके, सॉर्ट करने के क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं? करेक्ट आंसर वालों से जरा सॉर्ट कर लेते हैं, इनकरेक्ट आंसर वालों से करते हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चों गलती हुई थी इस आंसर में। विच टाइप ऑफ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस अराइज व्हेन ऑडिट फर्म में लूज ऑब्जेक्टिविटी ड्यू टू क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप। याद रखिएगा इसका आंसर था सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, और बहुत बच्चों ने जो है इसको गलत किया था। तो प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ जो आंसर गलत हुए थे उन पर पूरा फोकस कीजिए। छवि, साक्षी और खुशी, मुबारक हो आप लोगों को, ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। चलिए अब आपकी रिकॉर्डिंग को कर देते हैं बंद, आ जाओ। तो भाई चलो, रिकॉर्डिंग वालों से कुछ पर्सनल बातचीत हो रही थी, अब जरा रिवीजन कर लेते हैं। आ जाओ बच्चों, क्या रिवाइज कर रहे हैं हम? एसए 210। नाम क्या है? हर बच्चा घर पे बैठ के मेरे साथ बोलेगा एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ, कम ऑन, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ, कम ऑन, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ओके, अच्छा जी, हम लोग बच्चों इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? एवरीवन प्लीज 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 एवरीवन, चैट को मैं डिसेबल कर दूं क्या? चैट को डिसेबल कर दिया मैंने, सब रिवाइज करना बच्चों मेरे साथ। सबसे पहला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का एसए 210 में। ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, मैं ऑडिट एंगेजमेंट को, मेरे साथ साथ बोलते रहना, मैं ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट और कंटिन्यू तभी करूंगा जब बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अग्री हो जाएगा। बोलो, मैं ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट या कंटिन्यू तभी करूंगा जब बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एग्री हो जाएगा। बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एग्री कब होता है? जब प्री कंडीशंस एस्टैब्लिश हो जाती हैं। बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस क्यों, बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कैसे एग्री होता है? जब प्री कंडीशन एस्टैब्लिश हो जाती है। प्री कंडीशंस क्या होती हैं? सबसे पहले आप देखते हैं एफआरएफ क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल। एफआरएफ क्या होना चाहिए? कम ऑन टेल मी। एक्सेप्टेबल। याद रखेंगे बच्चों ये बातें, जल्दी बोलिए। एफआरएफ क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल। अच्छा, उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है? मैनेजमेंट से एक एग्रीमेंट लेना है that it acknowledge and understand its basic responsibility। बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक्सेप्ट करता हूं कि, मतलब मैं एज्यूम करता हूं कि आप सबको आते हैं, मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज PPFS एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जो बच्चे हमसे क्लास नहीं ले रहे, रिवीजन वीडियो देख रहे हैं बाई चांस, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। DIMIC, design, implementation, maintenance of internal control for preparation, presentation of financial statement which is free from material misstatement whether due to fraud or error। और तीसरी, provide the auditor
access to all information relevant for preparation and presentation of financial statement, additional information requested by the auditor, and unrestricted access to persons within the entity from whom auditor determines it necessary to obtain audit evidence. मैं फिर से एक बार पूरी कहानी रिपीट कर दूं, ऑब्जेक्टिव यही है, एक्सेप्ट और कंटिन्यू तभी करूंगा जब बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अग्री हो जाएगा. बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कैसे अग्री होता है? बाय एस्टैब्लिशिंग वेदर प्री कंडीशंस आर देयर और नॉट. प्री कंडीशंस कैसे चेक होती हैं? हम लोग देखते हैं एफआरएफ एक्सेप्टेबल है या नहीं. कम ऑन, एफआरएफ एक्सेप्टेबल है या नहीं? इज दैट क्लियर? बोल दीजिए. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई मैनेजमेंट से हम लोग एक एग्रीमेंट ऑब्टेन करते हैं दैट इट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. शॉर्ट में बोलूंगा PPFSAFRF DIMIC फॉर PPFS विच इज फ्री फ्रॉम MMS. साथ में हो DIMIC डिजाइन इंप्लीमेंटेशन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, PPFS प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, MMS मटीरियल मिसस्टेटमेंट. डन. ओके. और तीसरी बात, हम मैनेजमेंट से क्या करेंगे? मैनेजमेंट से बोलेंगे कि भाई साहब ऑडिटर को दो. क्या दो? नंबर 1, all information which is relevant for preparation and presentation of financial statement, additional information as requested by the auditor, unrestricted access to persons within the entity from whom auditor determines it necessary to obtain audit evidence. अगर बच्चों प्री कंडीशंस मिल नहीं पा रही हैं तो हम लोग क्या करेंगे? मैनेजमेंट के साथ मैटर को डिस्कस करेंगे, राइट? और अगर ध्यान सुनिएगा, मैनेजमेंट के साथ मैटर को डिस्कस करेंगे एंड वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द ऑडिट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन. Done. If preconditions are not there, discuss with management. Will not accept unless required by law or regulation. Is that clear? Come on, जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो. अच्छा जी. अच्छा, एक बात बच्चों और ऐसे के अंदर रह गई कि भाई एक्सेप्ट और कंटिन्यू तभी करेंगे जब प्री कंडीशन प्रेजेंट होगी और कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी. और कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी किसके बीच में? ऑडिटर एंड मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट TCWG. हाँ जी, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में और TCWG के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. कंसेंसस एट आइटम जो है वो होना चाहिए. इज दैट क्लियर? बोलिए. तो प्री कंडीशंस एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग, प्री कंडीशंस एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग. प्री कंडीशंस क्लियर है? कम ऑन. यस. कॉमन अंडरस्टैंडिंग मतलब अरे भाई टर्म्स क्लियर होने चाहिए ना. इजी. आ जाइए. देन इसके बाद एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मुझे बताइए क्या ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स पे एग्रीमेंट होना चाहिए? आंसर इज यस. क्यों? इसका फायदा क्या है? दोनों क्लियर रहेंगे अबाउट द नेचर ऑफ एंगेजमेंट. किसी को ऑडिट, किसी को रिव्यू. किसी का भाई किसी की जान नहीं लगना चाहिए बेटा. किसी को ऑडिट, किसी को रिव्यू नहीं लगना चाहिए. इट मस्ट बी clear to both the parties, the auditor and the client, what the nature of engagement. Then आपका engagement terms must be in writing, must specify scope. याद आ रहे हैं वर्ड्स आप लोगों को? clear, writing, scope. कौन भेजता है? कौन भेजता है? ऑडिटर भेजता है. किसको भेजता है? क्लाइंट को भेजता है. डन. कौन भेजता है? ऑडिटर भेजता है. किसको भेजता है? क्लाइंट को भेजता है. डन. ऑडिटर बच्चों, ऑडिटर जो है अग्री करेगा टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट किसके साथ? मैनेजमेंट और TCWG के साथ. मैनेजमेंट और TCWG के साथ. डन. बोलिए. अच्छा जी. इसके बाद बच्चों पार्टनरशिप में क्या ज्यादा प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है? आंसर इज यस. पार्टनरशिप में ज्यादा प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है क्योंकि पार्टनरशिप में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट किससे गवर्न होती है? पार्टनरशिप डीड से गवर्न होती है. पार्टनरशिप में नेचर ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड का क्लियर आइडिया होना चाहिए और उसके बाद अपने अपॉइंटमेंट की वैलिडिटी चेक कर लेना. फिर से बोलता हूं, पार्टनरशिप में ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि पार्टनरशिप में अपॉइंटमेंट डीड से गवर्न होती है और साथ साथ में नेचर ऑफ सर्विस पे क्लैरिटी चाहिए और अपनी अपॉइंटमेंट की वैलिडिटी चेक कर लेनी चाहिए. इज दैट क्लियर? आ जाओ जी. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 स्टार इंटू 5 स्टार, कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर. हाँ जी, कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर. सबसे पहली बात तो भाई साहब क्या करना चाहिए? जरा ध्यान से देखिए. आपको एग्रीड टर्म्स को रिकॉर्ड करना चाहिए ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में और अदर सूटेबल फॉर्म ऑफ रिटन एग्रीमेंट में. आपको एग्रीड टर्म्स को रिकॉर्ड करना चाहिए. शैल बी रिकॉर्डेड इन एन एंगेजमेंट लेटर और अदर सूटेबल फॉर्म ऑफ रिटन एग्रीमेंट. देन उसके अंदर होना क्या क्या चाहिए? बिना देखे बोलेंगे 5 चीजें थी. चैप्टर 1 स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव. दूसरी चीज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तीसरी चीज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. याद आ रही है? चौथी चीज AFRF. चौथी 4 AFRF यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. पांचवी चीज बहुत ध्यान से सुनना, रेफरेंस टू एक्सपेक्टेड फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट टू बी इशूड एंड अ स्टेटमेंट दैट दिस फॉर्मेट एंड कंटेंट मे डिफर इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस. Reference to expected format and content of the audit report to be issued and a statement that this format and content may differ in certain circumstances. क्या बोलती पब्लिक? डन. आ जाओ जी. देन इसी का थर्ड पार्ट बच्चों, अगर लॉ और रेगुलेशन सफिशिएंट डिटेल में प्रिस्क्राइब करते हैं टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को तो ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर को क्या उन्हें दोबारा रिकॉर्ड करना है? आंसर इज नो. लेकिन 2 बातें रिकॉर्ड कर लेनी है. नंबर 1, एक तो ये फैक्ट कि भाई साहब वो लॉ और रेगुलेशन अप्लाई करता है एंड मैनेजमेंट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट्स बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. कम ऑन. अच्छा जी. अगला टॉपिक, अगर भाई साहब मैनेजमेंट आपके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगा रही है प्रायर टू एक्सेप्टेंस,
नॉट आफ्टर द एक्सेप्टेंस। प्रायर टू एक्सेप्टेंस मैनेजमेंट जो है आपके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगा रही है ऐसी कि जिससे आपको पता लग रहा है दैट इट विल एंड अप इन डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन, ऑडिटर विल एंड अप डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन। तो उस केस में क्या आपको ऐसा लिमिटेड engagement as an audit engagement accept करना चाहिए? Answer is no. If management or TCWG is imposing limitation due to which auditor will disclaim the opinion, then auditor should not accept such a limited engagement as an audit engagement unless required by law or regulation. बात क्लियर है? बात क्लियर है? Come on, आ जाइए। देन इसके बाद बच्चों आ जाओ, एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन एंगेजमेंट। याद रखिएगा बच्चों, यहां पे लिमिटेशन नहीं लगा रहे हैं, यहां पे क्या कर रहे हैं, कंप्लीशन से पहले ऑडिटर को रिक्वेस्ट दी जा रही है कि एंगेजमेंट को चेंज कर दो ऐसे एंगेजमेंट में जिससे लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस मिले। कंप्लीशन से पहले ऑडिटर को रिक्वेस्ट दी जा रही है कि एंगेजमेंट को चेंज कर दो ऐसे एंगेजमेंट में जिससे लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस मिले। ऑडिटर बेटा गौ बालक है, ऑडिटर नाराज नहीं होगा, ऑडिटर तो पूछ लेगा कि भाई मुझे आप रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे दो। हाँ जी, मुझे आप क्या दे दो, कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ, रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे दो। और अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो ऑडिटर नए टर्म्स के हिसाब से काम करेगा और अपनी रिपोर्ट भी नए टर्म्स के हिसाब से इशू करेगा। फिर से ऑडिटर को रिक्वेस्ट दी जा रही है कि आप इस एंगेजमेंट को ऐसे एंगेजमेंट में चेंज कर दो जहां पे लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस है। ऑडिटर रीजनेबल जस्टिफिकेशन मांगेगा, रीजनेबल जस्टिफिकेशन मिल गई तो वो न्यू टर्म्स के हिसाब से काम करेगा और अपनी रिपोर्ट भी न्यू टर्म्स के हिसाब से इशू करेगा। डन, बोलिए, आ जाओ। देन उसके बाद रिपोर्ट के अंदर ध्यान से, रिपोर्ट के अंदर जो नए टर्म्स के हिसाब से रिपोर्ट इशू हुई है उसके अंदर ओरिजिनल एंगेजमेंट को रेफर नहीं करेंगे। कोई प्रोसीजर जो आपने ओरिजिनल एंगेजमेंट में किए थे उसको रेफर नहीं करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना भाई। कम ऑन। तो आप जो रिपोर्ट इशू कर रहे हैं एज पर न्यू टर्म्स, उसमें ओरिजिनल एंगेजमेंट और ओरिजिनल एंगेजमेंट में किए गए किसी भी प्रोसीजर को आप लोग रेफर नहीं करेंगे। एंड ऑडिटर और मैनेजमेंट नए टर्म्स पे अग्री करेंगे और उन नए टर्म्स को रिकॉर्ड कर लेंगे इन एंगेजमेंट लेटर और अदर सूटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट। डन, बोलिए बच्चों, बोलिए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिवीजन देखो क्या बढ़िया हो रही है। आ जाओ, साथ साथ बच्चों, साथ साथ। देन उसके बाद अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो क्या ऑडिटर को नए टर्म्स एंगेजमेंट के एक्सेप्ट करने चाहिए? आंसर इज नो। If there is no reasonable justification, auditor should not agree to change of engagement terms. अच्छा, अब देखिए वो चेंज नहीं, वो engagement terms को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है। ही इज अनेबल टू एग्री टू चेंज ऑफ द टर्म्स बिकॉज देयर इज नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन। और मैनेजमेंट, याद है ना, गले से पकड़ के उठा दिया। मैनेजमेंट जो है उसे पुराने टर्म्स पे काम करने नहीं दे रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, देखिए, रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, ही इज अनेबल टू एग्री टू द चेंज ऑफ टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड इज नॉट परमिटेड बाय मैनेजमेंट टू कंटिन्यू द ओरिजिनल एंगेजमेंट। नए वाले समझ नहीं आ रहे, पुराने वाले पे मैनेजमेंट काम नहीं करने दे रही, तो ऑडिटर को भाई दो काम करने, विड्रॉ डियर सर, टाटा टा विड्रॉ, एंड बच्चों एंड डिटरमाइन क्या कोई ऑब्लिगेशन है उसकी टू रिपोर्ट द सर्कमस्टांसेस टू टीसीडब्ल्यूजी ओनर्स एंड रेगुलेटर। टीसीडब्ल्यूजी ओनर्स एंड रेगुलेटर्स, याद रखेंगे बात, जल्दी बोलिए, कम ऑन एवरीवन। अच्छा जी, देन उसके बाद बच्चों इधर देखो, अब क्यों रिक्वेस्ट आ सकती है, कब रिक्वेस्ट आ सकती है मैनेजमेंट से ऑडिटर के पास टू चेंज द एंगेजमेंट लेवल? तो भाई साहब वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। हालात चेंज इन सर्कमस्टांसेस, जज्बात मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या बच गया? वक्त, रिस्ट्रिक्शन बाय मैनेजमेंट और बाय सर्कमस्टांसेस। क्या बोलती बच्चों? इजी। हाँ जी, क्यों रिक्वेस्ट आ सकती है? तीन बातें बेटा, वक्त, हालात, जज्बात। वक्त, हालात, जज्बात। हम लोग शुरू करेंगे हालात से, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, जज्बात से मिसअंडरस्टैंडिंग और बेटा वक्त से रिस्ट्रिक्शन। डन, आ जाओ जी। देन इसके बाद बच्चों हम लोगों ने एक चीज और देखी, आखिरी टॉपिक, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन रेकरिंग ऑडिट। रेकरिंग ऑडिट कौन सा ऑडिट? रेकरिंग ऑडिट वो ऑडिट जिसमें भाई साहब क्या हो रहा है, आप एक क्लाइंट का ऑडिट हर साल लगातार करते जा रहे हैं। पहली बात, ऐसे रेकरिंग ऑडिट के केस में क्या ऑडिटर को न्यू एंगेजमेंट लेटर भेजना है फॉर ईच पीरियड? General rule, the auditor may not send a new engagement letter in case of recurring audit for each period. The auditor may not send the engagement letter, a new engagement letter in recurring audit for each period. But auditor को क्या करना चाहिए? Auditor को क्या करना चाहिए? Come on, tell me word. assess करो कि भाई ऐसे हालात तो नहीं है, assess करो ऐसे हालात तो नहीं है जिसमें there is a need to revise the terms of audit engagement or remind the existing terms of audit engagement to the entity. Auditor shall assess the circumstance that whether there is a need to revise the terms of audit engagement or there is a need to remind the terms of audit engagement or the existing terms of audit engagement. Done. फिर क्वेश्चन क्या पूछेंगे? वो सिचुएशन बता दो जिन सिचुएशन में देयर इज अ नीड टू रिवाइज और नीड टू रिमाइंड। आई होप ये तो सबको याद होगा, बिना देखे बोलेंगे एवरीवन बच्चों, एवरीवन। पहला, माइंड में स्टोरी चलाते रहो, मुझे कीवर्ड चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग।
दूसरा स्पेशल टर्म्स, तीसरा ऋतिक के पापा सीनियर मैनेजमेंट, चौथा नेचर बदल गया, पांचवा ओनरशिप बदल गई। नेचर और ओनरशिप आपस में बदलते रहते, चिंता मत करो। नेचर बदल गया, ओनरशिप बदल गई, लीगली डाइवोर्स कर लिया, याद है, लीगल। फिर उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड कंगना तेरा नहीं सानू करिए इशारे। कंगना समझ गया बेटा, कंगना समझ गया कि नहीं? अदर्स इजी, पूरा का पूरा बच्चों स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आपकी जेब में। क्या बोलती पब्लिक? बढ़िया। क्वेश्चंस करोगे इसके? क्वेश्चंस करोगे? कर लेते हैं यार, कर लेते, प्लीज प्राची ऐसे मत बोलो। एवरीवन बच्चों, यस आज फ्लो में बैठे हुए हैं यार। कभी कभी ऐसा फ्लो बन रहा होता है मजेदार वाला। कर लें, जल्दी बोलो, आ जाओ। कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? फिर जितनी मर्जी बातें करनी कर लेना, लेकिन अभी के लिए बच्चों मेरे साथ क्वेश्चंस कर लो। ये लो, मैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? गिव मी सम टाइम बच्चों, गिव मी सम टाइम। 1 मिनट देना ज़रा प्लीज़। ओके, जो बच्चे चले गए भाई चले गए, हम क्या कर रहे हैं? हमने तो कहा था मत जाना। होले क्वेश्चंस। तिवारी जी पूछने जाओ आ जाओ। हाँ जी, हम कहाँ पे थे? क्वेश्चंस पे। मेरे पास मैसेज आया हुआ था क्वेश्चंस का। 1 मिनट देना बच्चों प्लीज़। क्वेश्चन बैंक का लिंक मेरे पास आया हुआ था। हाँ बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल। ये देखिए, क्या आपको क्वेश्चन बैंक विजिबल है? क्या आपको क्वेश्चन बैंक विजिबल है? कहाँ गए तुम लोग? कहाँ चले गए भाई? हाँ ये रहे, क्वेश्चन बैंक विजिबल था। अभी दोबारा दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये देखो, विजिबल है क्वेश्चन बैंक। 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारी चैट यहाँ पे लेके आता हूँ, नहीं तो मुझे दिक्कत हो रही है। चैट ऑन करता हूँ और आपसे क्वेश्चन बैंक की परमिशन ले लेता हूँ। हाँ भाई बताओ। चलो, क्वेश्चन बैंक दिख रहा है। चलो आ जाओ बच्चों। अब ये जो क्वेश्चन बैंक है ये चैप्टर 11 का है, लेकिन हमने बच्चों इसमें कौन से करने हैं? हमने इसमें कौन से क्वेश्चंस करने हैं? ऐसे 210 वाले क्वेश्चंस करने हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है? आ जाओ प्लीज़, मैं और इसको जूम कर देता हूँ। मेरे साथ रहना बच्चों, मेरे साथ रहना प्लीज़। ये चैप्टर 11 का क्वेश्चन बैंक है बच्चों, लेकिन हम लोग सिर्फ कौन से क्वेश्चंस करेंगे? ऐसे 210 वाले क्वेश्चंस जो हैं वो करने वाले हैं। ये लो भाई, ये लो, आ जाओ प्लीज़। सुनो। Chirag, as a part of article training, is a part of engagement team conducting audit of a company. He has read somewhere that engagement letter issued to the auditor of the client also includes expected form and content of audit report. He was at loss to understand how could an auditor include the format and content of the report beforehand. Try to help Chirag by making things clear to him. So engagement letter include reference to the expected format and content of the audit report. It merely states the auditor would provide an opinion in this form. However, the engagement letter also includes a statement that the form and content report may need to be amended in the light of the audit finding. Therefore, if in light of audit finding the auditor needs to give a modified opinion, he shall do so. बताइए क्लियर है कि नहीं? Come on, yes or no? बोल दो। लीजिए अगला क्वेश्चन। The management of an entity feels that it is not necessary for it to give in writing explicitly to the auditor that it understands its responsibility. यहीं बता दो बेटा, क्या ये नेसेसरी नहीं है? क्या ये नेसेसरी नहीं है? मेरे हिसाब से तो भाई साहब नेसेसरी है, बिल्कुल नेसेसरी है, राइट? तो यहाँ पे भाई साहब इट इज नेसेसरी फॉर मैनेजमेंट टू गिव इन राइटिंग explicitly to the auditor that it understand its responsibility for preparation of financial statement in accordance with the applicable FRF. It is necessary precondition for an audit. और अगर precondition मैच नहीं हो रही है तो भाई साहब हम लोग जो है ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे unless required by law और रेगुलेशन। कर लेंगे, जल्दी बोलिए, कम ऑन। 19वां क्वेश्चन देख के पहचान जाओ क्या है। 19वां क्वेश्चन देख के पहचान जाओ, क्या नाम रख दूं इस क्वेश्चन का? 19वें क्वेश्चन का आप लोग बताओ क्या नाम रख दूं, जल्दी बोलो। नागिन तो ठीक है, लेकिन कौन सा? यस, ऋतिक है ना? देख लो, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूं, आंसर आपको मैंने याद करा रखा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ अ क्लाइंट बट फॉर लास्ट 2 years. Before proceeding to start the audit of next year, he notices that there is a substantial change in management. Besides, client has ventured into areas of business activity which were not present at the time of accepting the initial audit engagement. Discuss responsibility of auditor in this regard in context of ऐसे 210। आपको बच्चों केस स्टडी लग रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है? भाई मेरे हिसाब से डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए एग्जैक्टली वही बातें लिखी होंगी, बस नीचे बोल देंगे इन द गिवन केस ये हो गया वो हो गया। ये वाले सिचुएशन आपको बताने, मोटी बात तो ये है। क्लियर है? जल्दी बोलो। लीजिए,
एज एन ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड हाउ वुड यू कंसिडर द एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन ऑडिट एंगेजमेंट? याद आ गया कौन सा टॉपिक है? आपके पास मैनेजमेंट आई है और आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज इस एंगेजमेंट को चेंज कर दो टू एन एंगेजमेंट दैट कन्वेज लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। एंगेजमेंट को चेंज कर दो टू एन एंगेजमेंट दैट कन्वेज लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। क्या आपको सारी स्टोरी पता है? बोल दो हाँ के ना। एक एक वर्ड वही है बच्चों, एक एक वर्ड वही, आप लोग चेक कर सकते हो। इन कारणों की वजह से आपको रिक्वेस्ट आ सकती है। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो ऑडिटर आगे काम करेगा। अगर भाई से और रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो ऑडिटर कभी भी ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट को या ओरिजिनल प्रोसीजर्स को रेफर नहीं करेगा। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो वो पुराने वाले पे काम करेगा। पुराने वाले पे काम नहीं करने दे रहे हो तो विड्रॉ करेगा और अपनी ऑब्लिगेशन देखेगा, क्या उसकी कोई ऑब्लिगेशन है टू रिपोर्ट। कम ऑन बोलिए। अगला क्वेश्चन याद करके बताओ, क्या क्या था बेटा, क्या क्या था? हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए और वक्त बदल दिया। बोल दो। प्री कंडीशंस पे क्वेश्चन आया हुआ है, क्या आपको प्री कंडीशंस याद है? क्या आपको प्री कंडीशंस याद है? कम ऑन टेल मी। हम ऑडिट एक्सेप्ट और कंटिन्यू तभी करेंगे जब क्या हो जाएगा, बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एग्री हो जाएगा। बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कब एग्री होता है? जब प्री कंडीशंस हो और कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो। प्री कंडीशंस नंबर 1 FRF मस्ट बी एक्सेप्टेबल। प्री कंडीशन नंबर 2 ऑब्टेन एन एग्रीमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली कहानी शुरू हो जाएगी। क्लियर है मामला? क्लियर है मामला? जल्दी बोल दो। और फिर से वही बात बच्चों, हालात बदल दिया, जज्बात बदल दिया, वक्त बदल दिया। डन, खत्म बच्चों, खत्म। ऐसे 210 के क्वेश्चंस खत्म। कॉन्फिडेंस बताइए कैसा लग रहा है अब आपका, जल्दी बताइए। कॉन्फिडेंस ये आएगा बच्चों आपके एग्जाम में, ये आएगा आपके एग्जाम में, पक्की बात है। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। आई होप आपने एंजॉय किया। आई होप बच्चों आप लोगों को आज जो है ऑडिट में मजा आया। हर क्लास में ही आएगा, चिंता मत करो। ऐसे बच्चों हम लोग जो है हर चैप्टर को इसी तरीके से, इसी शिद्दत से कवर करेंगे, ठीक है? बस परेशान मत होना, आगे बढ़ते रहना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा मैं देखूंगा भाई साहब, क्या चीज़ है जो फ्लो में सेट बैठ रही है वो आप लोगों को पढ़ाएंगे। ICI के चैप्टर्स के हिसाब से नहीं चलेंगे। ओके, आज के डाउट्स बच्चों पेंडिंग रख लो, नेक्स्ट क्लास में बैठूंगा तब डाउट्स लूंगा। आज बहुत लेट हो गए, बच्चों को मैसेज आ रहा है भूख लग रही है। ठीक है भाई, ठीक है, हमें भी लग रही है। ओके, विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हिट, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय 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 बाय। लीजिए तो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, दाल दाल कच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ना शुरू किया है? हम ऐसे 220 और SQC 1 पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या जाना, एक बेसिक बात करी, ऑडिट में क्वालिटी होनी चाहिए। आंसर इज यस। अब इसकी भूमिका कैसे बनाओगे? पर्पस ऑफ ऑडिट क्या है? टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, क्वालिटी एसेंशियल है क्या करने के लिए? कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए। अगर आप चाहते हो लोगों का एश्योरेंस पे कॉन्फिडेंस बना रहे तो क्वालिटी ऑफ ऑडिट एसेंशियल है कि नहीं? आंसर इज यस। बहुत बढ़िया। कौन है रिस्पॉन्सिबल क्वालिटी मेंटेन करने के लिए? जल्दी बोलिए, कौन है रिस्पॉन्सिबल? ऑडिटर है रिस्पॉन्सिबल। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना। अच्छा जी, देन उसके बाद जरा ध्यान से फोकस कीजिएगा, एवरीवन फोकस। बच्चों ऑडिट को लेके, ऑडिट क्वालिटी को लेके स्टैंडर्ड्स कितने हैं? 2 हैं। SQC 1 SA 220, दोनों डील करते हैं क्वालिटी से। SQC 1 एप्लीकेबल ऑन ऑल एंगेजमेंट एंड ऑपरेट फर्म लेवल पे, इट ऑपरेट फर्म वाइज। इज दैट क्लियर? ये फर्म को बोलता है कि तुमने क्या करना है। SA 220 बच्चों सिर्फ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एप्लीकेबल है एंड इट ऑपरेट्स ऑडिट वाइज, और यू शुड से एंगेजमेंट वाइज। डन, बोलिए। अच्छा जी, देन इसके बाद SQC 1 का नाम याद रखना है, बिल्कुल, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म। बस इतना याद रख लो, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म 1 2 3 4 ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स। डन, आ जाओ जी। फिर बच्चों हम लोग कहां पहुंचे? फिर हम लोग पहुंचे कि भाई SQC 1 क्या बोलता है फर्म्स को? SOQC बनाओ। बोलो क्या बनाओ? SOQC बनाओ। व्हाट इज SOQC? सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। हमारा सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कैसा हो? रीजनेबल एश्योरेंस देता हो, ऐसा हो। किस बात को लेकर रीजनेबल एश्योरेंस? नंबर 1, रिपोर्ट्स आर एप्रोप्रिएट। नंबर 2, फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई विद 1 PS, 2 RL। PS प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, RL रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। क्या बोलती पब्लिक? और हमने बच्चों फिर जाके पढ़े कि भाई हमारा जो SQC 1 है वो हमें कितने एलिमेंट्स बताता है? जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो बेटा। 6 एलिमेंट्स बताता है क्वालिटी कंट्रोल के। बीजेपी का क्वालिटी का SQC 1 कौन है बेटा? बीजेपी का SQC 1 मोदी जी हैं। बीजेपी के SQC 1 कौन है? मोदी जी। क्यों बेटा? आओ जरा शुरू करते हैं। मोदी जी बीजेपी के क्या हैं? लीडर।
एक बात याद रहेगी, कम ऑन, बोल दो हाँ के ना। उसका बेटा वो क्या फॉलो करते हैं प्रॉपरली, हाँ जी क्या फॉलो करते हैं प्रॉपरली, एथिक्स। फिर बाहर देशों में जाके क्या बना के आ रहे हैं, रिलेशनशिप। उनकी फैन फॉलोइंग यानी ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ी है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, 370 राम मंदिर याद रखेंगे, और मोदी हैं तो मॉनिटरिंग है मित्रों, मॉनिटरिंग है। डन, बोल दो हाँ के ना। लो जी, ये बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा हाथ के हाथ हमने रिवाइज भी कर लिया। अब चलते हैं, लीजिए। तो हमने बच्चों अभी तक ये तो बहुत अच्छे से देख लिया कि भाई SQC1 आएगा, ऑडिट क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, SQC1 आता है, SQC1 हमें 6 एलिमेंट बताता है। अब हमने एक बीच में छोटा सा प्यारा सा कनेक्टिंग टॉपिक पढ़ा, QCPP। क्वालिटी कंट्रोल बनाने के लिए पॉलिसी प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे। कम ऑन, क्वालिटी कंट्रोल बनाने के लिए क्या बनाने पड़ेंगे बेटा, पॉलिसी प्रोसीजर। और वो पॉलिसी प्रोसीजर क्या होने चाहिए, जल्दी बोलो क्या होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। सिर्फ डॉक्यूमेंट करके छोड़ दोगे क्या, नहीं, कम्युनिकेटेड भी होने चाहिए टू दी फर्म्स पर्सनल, एंड द फर्म शुड एनकरेज दी फीडबैक ऑन दैट क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। द फर्म मस्ट टेक द फीडबैक इन फॉर्म ऑफ व्यूज और कंसर्न्स अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द फर्म। डन। फिर हमने देखा कि भाई पहला एलिमेंट कौन सा है, याद करो बच्चों 6 एलिमेंट, एक बार दोबारा रिवाइज, जितनी बार बोलोगे उतना अच्छा है। बीजेपी का SQC1 कौन, मोदी जी। मोदी जी लीडर, लीडर के साथ एथिक्स फॉलो करते हैं, रिलेशनशिप बना लेते हैं। फैन फॉलोइंग, ह्यूमन रिसोर्स बहुत जबरदस्त है उनके पास, और मोदी जी की परफॉर्मेंस तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे कितना आयरनी है ना, मोदी जी की परफॉर्मेंस तो बच्चों सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और याद रखिए जाते जाते बच्चों, मोदी हैं तो मित्रों मुमकिन है। क्या बोलती पब्लिक, कम ऑन, यस और नो। ओके, फिर फर्स्ट एलिमेंट में लिखना क्या है, सच बताऊं सिर्फ 4 बातें याद रखनी है। मैनेजिंग पार्टनर CEO मस्ट होल्ड दी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी। दे मस्ट लीड बाय एग्जाम्पल टू एनकरेज क्वालिटी इन ऑडिट वर्क और क्वालिटी इन द ओवरऑल वर्क ऑफ द एंटिटी फर्म। कम ऑन, यस और नो। देन क्या बच्चों ये असाइन कर सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टू अ पर्सन, यस। अरे गहरे नत्थु गहरे को असाइन करोगे क्या, नहीं। उसके पास एक्सपीरियंस, एबिलिटी और अथॉरिटी होनी चाहिए। एंड अल्टीमेटली द गोल इज, हमें बनाना है कल्चर विच रिकग्नाइज क्वालिटी दैट इट इज एसेंशियल, विच रिकग्नाइज दैट क्वालिटी इज एसेंशियल। हमें बनाना है कल्चर दैट रिकग्नाइज क्वालिटी इज व्हाट, कम ऑन टेल मी, एसेंशियल। पहला एलिमेंट भी हमने कंप्लीट कर लिया। बताइए मजा आया कि नहीं आया, बोल दो हाँ कि ना। अब चलते हैं बच्चों आगे और बाकी एलिमेंट्स देख लेते हैं। तो देखिए, एथिकल रिक्वायरमेंट इज द सेकेंड एलिमेंट। याद है आप लोगों को, मोदी जी लीडर क्या फॉलो करते हैं, एथिक्स, एथिकल रिक्वायरमेंट। इसका बच्चों स्टार्टिंग आप यहां से कर सकते हैं। एथिकल रिक्वायरमेंट में क्या बोला जाता है कि फर्म को ऐसी पॉलिसी और प्रोसीजर बनानी चाहिए जो रीजनेबल एश्योरेंस दे कि फर्म और उसमें काम करने वाले लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लाई और मेंटेन। कंप्लाई किससे बेटा, एथिकल रिक्वायरमेंट से, जो कहां पे लिखी है, कोड ऑफ एथिक्स में। वहां पे क्या लिखे हैं एथिकल रिक्वायरमेंट के नाम पे, 5 प्रिंसिपल। 5 प्रिंसिपल के नाम याद हैं। मेरी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे शक मत करना, मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूं, ड्यू केयर करूंगा। प्यार में बताई गई सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, मेरे साथ, प्यार में बताई गई सारी बातें क्या रखूंगा, कॉन्फिडेंशियल रखूंगा। इज दैट क्लियर, बोल दो हाँ कहना। और एक बात और थी बेटा, क्या भूल गए तुम लोग, मेरा बिहेवियर बिल्कुल प्रोफेशनल रहेगा। तो पहला पार्ट तो ये हो गया, एथिकल रिक्वायरमेंट में फर्म के पास ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर हो जो रीजनेबल एश्योरेंस दे कि फर्म और उसके लोग कंप्लाई कर रहे हैं, किससे बेटा, एथिकल रिक्वायरमेंट से, कोड ऑफ एथिक्स से, एंड आपके 5 प्रिंसिपल से। फिर एथिकल रिक्वायरमेंट में ऐसी पॉलिसी और प्रोसीजर हो जो रीजनेबल एश्योरेंस दे कि फर्म और उसके पर्सनल मेंटेन कर रहे हैं क्या, इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड बाय द कोड। डन। वो पॉलिसी और प्रोसीजर ऐसी हो जो एनेबल करे फर्म को टू कम्युनिकेट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, आइडेंटिफाई द थ्रेट्स ऑफ द इंडिपेंडेंस एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट दोज थ्रेट बाय एलिमिनेटिंग देम, रिड्यूसिंग देम और बाय विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट। साथ में हो, बोलो हाँ के ना। फिर इसके बाद हम लोग ये पार्ट यहां से कवर करेंगे। इधर देखो, हमारी फर्म में एक ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए, सिस्टम मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे एंगेजमेंट पार्टनर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे पाए क्लाइंट के बारे में, टीम मेंबर्स नोटिफाई कर पाए थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड जितने भी ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस हैं प्रॉम्प्टली नोटिफाइड हो जाए फॉर प्रॉम्प्ट एक्शन। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ कहना। ऐसा सिस्टम हो कि एंगेजमेंट पार्टनर कम्युनिकेट कर पाए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दी क्लाइंट, एक बात। अच्छा जी, पर्सनल नोटिफाई कर पाए थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, और ब्रीचेस ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो प्रॉम्प्टली नोटिफाई हो जाए फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या करना चाहिए बच्चों फर्म की पॉलिसी एंड प्रोसीजर में, एटलीस्ट एनुअल रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस विद पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस ले लेनी चाहिए हर पर्सनल से। द फर्म मस्ट टेक एनुअल रिटर्न कंफर्मेशन, किस बात को लेके, कंप्लायंस विद पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑल पर्सनल, और इंडिपेंडेंस एज पर व्हाट, कम ऑन, इंडिपेंडेंस एज पर व्हाट, कोड। क्या बोलती पब्लिक, बोलो। एथिकल रिक्वायरमेंट वाला भी समझ आता है,
याद भी हो रहा है साथ साथ? बोल दो यस सर बिल्कुल। क्या है? लीजिए अगले एलिमेंट पे आ गए बच्चों। अगले एलिमेंट पे आने से पहले मुझे सारे एलिमेंट कौन रिवाइज कराएगा? सर हम कराएंगे। याद रखें बीजेपी का SQC1 कौन था? बीजेपी का SQC1 कौन है मित्रों? मोदी जी हैं मित्रों। और मोदी जी देश के लीडर हैं, एथिक्स फॉलो करते हैं, रिलेशनशिप अच्छे बनाते हैं, फैन फॉलोइंग, ह्यूमन रिसोर्स बढ़िया है। और याद रखें बच्चों, याद रखें परफॉर्मेंस तो हो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और याद रखें आखिरी में जाते जाते कि भाई साहब मोदी हैं तो मॉनिटरिंग है। हमने कितने एलिमेंट्स पढ़ लिए? लीडरशिप हो गया, एथिकल रिक्वायरमेंट हो गया, रिलेशनशिप वाले पे हैं। रिलेशनशिप को बच्चों क्या करना होता है? एक्सेप्ट और कंटिन्यू। डन, एक्सेप्ट और कंटिन्यू। आइए इधर देखिए बच्चों, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप और बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग द एंगेजमेंट, बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग द एंगेजमेंट आपको क्या ऑब्टेन करनी है? वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट? क्लाइंट, जो आपको हेल्प करेगी इन डिसाइडिंग 3 थिंग्स। नंबर 1, हाँ जी 3 थिंग्स कौन कौन सी है? जल्दी बोलो बेटा। सबसे पहले क्या? इंटीग्रिटी। दूसरा क्या? कम ऑन, दूसरा क्या है? जल्दी बोल दो। हाँ जी दूसरा क्या है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोल दो। कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस में कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। और तीसरी चीज कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट। दोबारा बोलूंगा, देखिए बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट और कंटिन्यूइंग द एंगेजमेंट यू शुड ऑब्टेन वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। इट विल हेल्प इन डिसाइडिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, competence of the team, competence in terms of capability, time and resources, and compliance with ethical requirements. Done? बोलिए हाँ के ना? शाबाश। इसके बाद बच्चों अगर कोई इशू आइडेंटिफाई हुआ था इंटीग्रिटी को लेके, एथिकल रिक्वायरमेंट को लेके या कॉम्पिटेंस को लेके, तो उसके बाद अगर आप क्लाइंट रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं या कंटिन्यू करते हैं, यू शुड डॉक्यूमेंट हाउ द इश्यूज वर रिजॉल्व्ड। हाँ जी आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि इशू जो है वो रिजॉल्व कैसे हुआ। देन एक बच्चों इसी के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन से मैटर्स कंसिडर करने चाहिए विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। याद है बच्चों हमें क्लाइंट के टॉप मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी देखनी थी। टॉप मैनेजमेंट में कौन था? जल्दी बोलो। राव साहब थे, याद है आपको? और उनकी फीस क्या थी? उनकी फीस क्या थी? बहुत कम, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग में और किस में इन्वॉल्व थे? क्रिमिनल एक्टिविटी में। याद आ रही है सारी बातें? कम ऑन गाइस, उनकी फीस क्या थी? बहुत कम, क्योंकि वो किस में इन्वॉल्व थे? याद आ रहा है? मनी लॉन्ड्रिंग एंड, हाँ जी मनी लॉन्ड्रिंग एंड क्रिमिनल एक्टिविटी में। और यही रीजन है उनकी अपॉइंटमेंट का, यही रीजन है उनकी अपॉइंटमेंट का और नॉन रीअपॉइंटमेंट का किसी और की, नॉन रीअपॉइंटमेंट का किसी और की। अब बच्चों सारे वर्ड्स, क्या ये सारे चीजें आप लोग याद कर सकते हैं? 6 के 6 पॉइंट। यस। नंबर 1 आप सबसे पहले क्या देखते हैं? आइडेंटिटी और रेपुटेशन प्रिंसिपल, ओनर्स की, फाउंडर्स की, मैनेजमेंट की, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की। नंबर 2 RA एटीट्यूड देखते हैं टुवर्ड्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल कंट्रोल। नंबर 3 ऑपरेशन समझते हैं और बिजनेस प्रैक्टिसेस समझते हैं। कम ऑन, ऑपरेशन समझते हैं और बिजनेस प्रैक्टिस समझते हैं। एंड नंबर 3 बच्चों, नंबर 4 आप देखते हैं कहीं भाई ये कम फीस, कम ऑन, कहीं ये कम फीस तो नहीं मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि कम फीस कर रहे हैं तो आगे चल के हमारे वर्क के स्कोप पे क्या लगा सकते हैं? लिमिटेशन लगा सकते हैं बाबू, लिमिटेशन लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना? और साथ साथ में कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल एक्टिविटीज में तो इन्वॉल्व नहीं है। आपकी अपॉइंटमेंट का क्या कारण है? पिछले वाले की नॉन रीअपॉइंटमेंट का क्या कारण है? आपकी अपॉइंटमेंट का क्या कारण है? पिछले वाले की नॉन रीअपॉइंटमेंट का क्या कारण है? इन मैटर्स को आप कंसिडर करेंगे तो आप लोगों को इंटीग्रिटी के बारे में पता चल जाएगा। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना? आखिरी पॉइंट बच्चों हमारे पास क्या था? आखिरी पॉइंट हमारे पास ये था, सुनिए मेरी बात को, पोस्ट एंगेजमेंट, मेरे साथ जुड़िएगा जरा। पोस्ट एंगेजमेंट आपके पास, आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया एंड देन यू गॉट सर्टेन इंफॉर्मेशन दैट वुड हैव लेड टू अ डिक्लाइन द एंगेजमेंट। मतलब पोस्ट एंगेजमेंट यू गॉट द इंफॉर्मेशन दैट वुड हैव लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द एंगेजमेंट। अगर पहले पता होती। ऐसे केसेस में क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज में क्या क्या चीजें एड्रेस होनी चाहिए? नंबर वन ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू रिपोर्टिंग क्या है? ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू रिपोर्टिंग क्या है? प्रोफेशनल और लीगल ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू रिपोर्टिंग क्या है? वेदर आई शुड रिपोर्ट टू द पर्सन हु अपॉइंटेड मी और आई शुड ऑल्सो रिपोर्ट टू द रेगुलेटर्स। एंड नंबर 2 आपकी पॉलिसी विड्रॉल को लेके क्या है? क्या ऐसे में आपको विड्रॉल करना है एंगेजमेंट से या एंगेजमेंट और क्लाइंट रिलेशनशिप दोनों से? क्या ऐसे में आपको विड्रॉ करना है एंगेजमेंट से या एंगेजमेंट और क्लाइंट रिलेशनशिप दोनों से? अब बच्चों क्लाइंट रिलेशनशिप वाली बात समझ आ रही है आपको? मुझे बताओ हाँ कहना। वो मेहनत जो हमने पहले करी थी ना, अब उसका फल मिल रहा है, जो मैंने आपको पहले 3 वर्ड समझा दिए थे कि क्लाइंट रिलेशनशिप क्या होता है। इज दैट क्लियर?
बोलिए। तो ये बच्चों हमारा एक और एलिमेंट जो है यहाँ पे खत्म होता है। इसकी एक क्विक सुपर फास्ट रिवीजन मैं आपको दोबारा कराता हूँ। देखिए, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, कोई भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले या कंटिन्यू करने से पहले वाइटल इंफॉर्मेशन ले लीजिए अबाउट द क्लाइंट। ये आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में क्या, इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, कॉम्पिटेंस दैट इज कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज टू परफॉर्म द एंगेजमेंट एंड कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट। अगर इनमें कोई इशू आया था और आपने फिर भी एक्सेप्ट और कंटिन्यू कर लिया था, आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि वो इशू आपने कैसे रिजॉल्व किया था। अब बच्चों इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि भाई वो मैटर्स बताओ जो इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट के रिगार्ड में आप लोगों को कंसिडर करने चाहिए। तो याद रखें, हमारे बच्चों टॉप मैनेजमेंट में कौन थे, राव साहब थे। राव साहब की फीस बहुत कम थी क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, इसलिए उनकी रीअपॉइंटमेंट नहीं हुई और किसी और की इसलिए उनकी रीअपॉइंटमेंट हो गई और किसी और की नॉन रीअपॉइंटमेंट हुई। ओके, अब RAO क्या है बच्चों, सिंपल सी बात है, रेपुटेशन एंड आइडेंटिटी, A से एटीट्यूड, O से ऑपरेशन, याद रखेंगे। हाँ जी, रेपुटेशन एंड आइडेंटिटी, A से एटीट्यूड, O से ऑपरेशन, बाकी तो पता ही है, फीस है हमारे पास, और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल एक्टिविटी वाली बात है। जो आपकी अपॉइंटमेंट हुई उसके रीजन, जो दूसरे वाले की पिछले वाले की रीअपॉइंटमेंट नहीं हुई उसके रीजंस, आ जाओ जी। देन इसके बाद बच्चों क्विकली, अगर आपको पोस्ट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस इंफॉर्मेशन मिली है दैट वुड हैव लेड टू डिक्लाइन द एंगेजमेंट, तो बेटा क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी में क्या क्या चीजें एड्रेस होनी चाहिए, मुझे बताइए क्या क्या चीजें एड्रेस होनी चाहिए। नंबर 1, obligation for reporting, professional legal obligation for reporting to the person who appointed you or to the regulator. Number 2, possibility of withdrawing either from the engagement or from the engagement and the client relationship. क्या बोलती पब्लिक, बोल दो हाँ के ना। चलिए, ये बच्चों हमारे जो एलिमेंट्स थे, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे अभी तक के, वो हमने कर लिए। अब हम चलेंगे आगे और बाकी एलिमेंट्स को भी कवर कर लेते हैं। सुनिए जी, तो नेक्स्ट एलिमेंट बच्चों हमारे पास SQC1 में क्या आता है, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स वाले एलिमेंट में क्या बोला जा रहा है, SQC1 बोलता है प्लीज include policy and procedure in your system and quality control which gives you reasonable assurance that you have sufficient number of personnel, मेरे साथ, you have sufficient number of personnel। ओके, सफिशिएंट नंबर ऑफ पर्सनल के साथ साथ आपको ये देखना है कि भाई वो पर्सनल के पास क्या होनी चाहिए, CCC। व्हाट इज CCC? कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट टू एथिकल प्रिंसिपल विच इज नेसेसरी फॉर 1 and 2। 1 and 2 तो बच्चों SQC1 में कॉमन चलेगा। 1 क्या है जल्दी बोल दो, परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद PS एंड RL। PS बोले तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, RL बोले तो रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। अच्छा जी, एंड इशू रिपोर्ट एप्रोप्रिएट एज पर दी सर्कमस्टेंस। फिर आपसे पूछ लें कि भाई ह्यूमन रिसोर्स वाले एलिमेंट में क्या क्या मैटर्स एड्रेस होते हैं। क्या बच्चों ये आपको याद हो गए अच्छे तरीके से सारे मैटर्स? टेंशन तो लेनी नहीं है इनकी। पहले रिक्रूटमेंट करो, पैसे दो, ट्रेनिंग करो, डेवलपमेंट करो। रिक्रूटमेंट करो, पैसे दो, ट्रेनिंग करो, डेवलपमेंट करो, और फिर जाके बच्चों क्या करो, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करो। परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो गई है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। बोलो भारत माता की जय, बोल दो बेटा, बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। चलो जी, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बेटा। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या आता है बेटा, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में अल्टीमेट गोल क्या है, याद रखिएगा, अल्टीमेट गोल ये है कि भाई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इन क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। भूमिका कैसे बनाओगे, पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाओ जो रीजनेबल एश्योरेंस दे। किस बात के लिए रीजनेबल एश्योरेंस दे, 1 and 2। 1, एंगेजमेंट इज परफॉर्म्ड एज पर PS एंड RL। दूसरा, रिपोर्ट्स आर एप्रोप्रिएट एज पर दी सर्कमस्टेंसेस। बट अल्टीमेटली पॉलिसी एंड प्रोसीजर कैसी हो कि कंसिस्टेंसी आ जाए क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में। ये कैसे अचीव किया जाता है, मैनुअल्स बना के, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स बना के, और साथ साथ में गाइडेंस मटेरियल बना के। मैनुअल्स, सॉफ्टवेयर एंड गाइडेंस मटेरियल बना के। नाउ क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे आप लोगों को, बहुत सारी चीजें हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले बच्चों आपको देखना पड़ेगा क्या, ब्रीफिंग। ब्रीफिंग किसकी बच्चों, एंगेजमेंट टीम की। एंगेजमेंट टीम को आप लोग क्या क्या बताना चाहते हो, मेरी बात को ध्यान सुनिए। एंगेजमेंट टीम को आप सबसे पहले बताओगे भैया ऑब्जेक्टिव क्या है, एंगेजमेंट टीम क्यों आई है। फिर प्रोसेस क्या है कंप्लाई करने का, कम ऑन, ऑब्जेक्टिव प्रोसेस क्या है कंप्लाई करने का स्टैंडर्ड से। प्रोसेस क्या रहने वाला है, सुपरविजन एंड ट्रेनिंग का। मेथड क्या रहने वाला है, आपके रिव्यू का, काम के रिव्यू का। और एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी वर्क की। हमने उनको ब्रीफ कर दिया, तब भाई काम जरा ऐसे करना ताकि क्वालिटी बनी रहे। इसके बाद बच्चों आगे चले, आगे हमने देखा कंसल्टेशन। कम ऑन, कंसल्टेशन किस पे, जल्दी बोलो किस पे कंसल्टेशन, किस पे, डिफिकल्ट मैटर्स पे। किससे, इंडिविजुअल से। कहां के, बाहर के भी हो सकते हैं, घर के भी हो सकते हैं, बस उनके पास मैटर पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है वो होनी चाहिए, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अगर आपके पास सफिशिएंट लोग नहीं है इंटरनली, तो यू कैन टेक एडवाइजरी सर्विसेज फ्रॉम दी आउटसाइड फर्म्स। डन।
फिर उसके बाद बच्चों सबसे टेढ़ी चीज थी, लेकिन अब आपको देखो कैसे याद है। रिव्यू ऑफ जजमेंट, कौन सी जजमेंट? सिग्निफिकेंट जजमेंट। कौन करेगा? EQCRR करेगा। कब करेगा? बिफोर द इश्यू ऑफ रिपोर्ट। हॉट रिव्यू, हॉट रिव्यू। एक्सटेंट किस पे डिपेंड करता है? कॉम्प्लेक्सिटी पे एंड रिस्क ऑफ इनएप्रोप्रिएट रिपोर्ट पे। एंड क्या ये एंगेजमेंट पार्टनर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव कर देता है? क्या ये एंगेजमेंट पार्टनर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव कर देता है? आंसर इज नो, उसको रिलीव नहीं करता है। आ जाओ जल्दी से लास्ट पॉइंट बेटा। EQCR किसके लिए मैंडेटरी होता है? ऑल लिस्टेड एंटिटीज के लिए। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू उनको कराना ही है। अदर्स के लिए द फर्म विल डिवाइस द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिव्यू। द फर्म विल डिवाइस द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिव्यू। डन। अभी एंगेजमेंट परफॉर्मेंस खत्म नहीं हुआ है, अब हमें इसके और एलिमेंट्स जो हैं वो पढ़ने हैं। छोटे छोटे से रह गए, अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर। बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से इसको समाप्त कर देंगे बच्चों। अब हमारे पास इस एलिमेंट से यहां से हम लोग जो है वो रिवीजन करना शुरू कर देते हैं। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस यहां तक हमें बिल्कुल क्लियर है। रिव्यू ऑफ जजमेंट तक यस। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बिल्कुल मत घबराइएगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है क्या? ड्यूरिंग द एंगेजमेंट, यस। किसके बीच में? एंगेजमेंट टीम और जिनसे कंसल्टेशन ली थी, याद है? इनसाइड आउटसाइड वाले, हैविंग स्पेशल एक्सपर्टीज वाले, कम ऑन। तो जिनसे कंसल्टेशन ली थी उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है, या फिर एंगेजमेंट पार्टनर और EQCRR के बीच में डिफरेंस आ सकता है। स्टेप नंबर 1, रिपोर्ट तब तक इशू नहीं करेंगे जब तक डिफरेंस रिजॉल्व नहीं हो जाएगा। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ के ना। यानी इशू ऑफ रिपोर्ट ओनली आफ्टर व्हाट? हाँ जी, ओनली आफ्टर व्हाट? रेजोल्यूशन। फिर उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ EQCRR। बच्चों अगर रिकमेंडेशन ऑफ EQCRR एक्सेप्ट नहीं करी या फिर मैटर EQCRR के हिसाब से सॉल्व नहीं हुआ, तो भी याद रखें बच्चों, आप रिपोर्ट इशू नहीं करेंगे जब तक मैटर रिजॉल्व नहीं हो जाता। और इस बार मैटर को रिजॉल्व कैसे करेंगे? एज पर दी पॉलिसी ऑफ द फर्म। पॉलिसी ऑफ फर्म का एग्जांपल क्या हो सकता है? आपकी पॉलिसी हो सकती है कि ऐसी सिचुएशन में, कैसी सिचुएशन में? जब EQCRR बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, EQCRR की बातें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एंगेजमेंट पार्टनर, या फिर EQCRR की सेटिस्फैक्शन के हिसाब से काम नहीं हुआ है, तो फर्म की पॉलिसी हो सकती है कि भाई वी कैन कंसल्ट अनदर प्रैक्टिशनर और फर्म और प्रोफेशनल और रेगुलेटरी बॉडी। डन डन। आइए देन उसके बाद, ये तो बहुत ही आसान मुद्दे बच्चों, बहुत ही आसान मुद्दे। इन मुद्दों के अंदर कुछ है ही नहीं। यहां पे आपको क्या बोला गया? यहां पे आपको ये बोला गया कि भाई एंगेजमेंट की फाइल जो है वो असेंबल हो जानी चाहिए। ऑडिट के केस में विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और अदर केसेस में एप्रोप्रिएट लिमिट। दैट्स इट। बोल दो हाँ के ना। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों पॉलिसी एंड प्रोसीजर होनी चाहिए एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के दौरान। किसको लेके? कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी, रिट्रीवेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन को लेके। खत्म एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। और उसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया बच्चों? एक प्यारा सा एलिमेंट बच गया है, और वो है मॉनिटरिंग। याद है 6 एलिमेंट थे। सबसे पहले लीडरशिप, फिर एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस, कॉन्टिन्यूएंस, कम ऑन जल्दी बोल दो। एक्सेप्टेंस, कॉन्टिन्यूएंस, ह्यूमन रिसोर्स, उसके बाद आया था हमारे पास एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, और आखिरी आता है मोदी है, तो मॉनिटरिंग है। मॉनिटरिंग में तो कुछ भी नहीं करना, पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाने टू इंश्योर दैट पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ SOQC, यानी ये भाई सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पे नजर रखने वाला एलिमेंट है। यहां पे हम लोग ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर बनाते हैं जिससे हम लोग नजर रखते हैं कि जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ SOQC है वो आज के हिसाब से रेलेवेंट है, एडिक्वेट है, दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड कंप्लाइड इन प्रैक्टिस, यानी कि सिर्फ थ्योरी में तो लिख के नहीं रखी हुई है। इन पॉलिसीज को बनाते समय हम लोग क्या ध्यान में रखते हैं? नंबर 1, ऑनगोइंग इवैल्यूएशन होना चाहिए ऑफ द फर्म्स SOQC, एंड साथ साथ में पीरियोडिक इंस्पेक्शन भी होनी चाहिए कुछ सिलेक्टेड कंप्लीटेड एंगेजमेंट्स की, कुछ सिलेक्टेड कंप्लीटेड एंगेजमेंट्स की। डन। बोलिए आ जाओ जी, आ जाओ। ये हमारा बच्चों SQC 1 की पूरी रिवीजन वीडियो यहां पे आके हो जाती है समाप्त। ओके, अब हम लोग चलेंगे SA 220 की तरफ। रेडी हो? ओके, SQC 1 में बच्चे बोल रहे थे कि सर जी एक पॉइंट रह गया। कौन सा पॉइंट रह गया? ये 7 ईयर्स वाला पॉइंट रह गया, और साथ साथ में डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपर्टी होती है फर्म की, ऑडिटर की, वाला पॉइंट रह गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं दुष्टो, ये पॉइंट हमने कवर कर लिया था। बोलो कहां पे कवर कर लिया था? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। चैप्टर नंबर 6 में चिल्ला चिल्ला के हमने ये बातें पहले से ही पढ़ रखी हैं। तो देखिए, ऑडिट एंगेजमेंट के केस में बच्चों रिटेंशन पीरियड कितना है? नॉट शॉर्टर देन दी 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, और इफ लेटर द डेट ऑफ ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट। राइट। देन उसके बाद याद रखिए डॉक्यूमेंटेशन बच्चों, अगर लॉ में कुछ लिखा है तो बात उसकी मानेंगे, अदरवाइज इट इज दी प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, और वो अपनी डिस्क्रिप्शन पे कुछ एक्सट्रैक्ट्स वगैरह जो है दिखा सकता है क्लाइंट को। और याद रखे एश्योरेंस एंगेजमेंट्स के केस में दिखा तो दे, लेकिन उसकी इंडिपेंडेंस हर्ट नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा था हम पहले पढ़ चुके हैं, बल्कि मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस हम पढ़ चुके हैं, मुझे लग रहा था तुम्हें याद होगा, लेकिन नहीं,
बट कोई बात नहीं, अब मैंने दोबारा इसकी रिवीजन वीडियो में ये डाल दिया है ताकि तुम लोग चिल्पो ना करो। ओके, चलिए जी, तो ऐसे 220 के इस वाले पार्ट को रिवाइज करते हैं। ऐसे 220 किससे डील करता है बच्चों? क्वालिटी कंट्रोल, नाम ही है इसका, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्लियर है? ओके, नाम क्लियर है। ऐसे 220 क्या बोलता है जी? एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर फॉर अ पर्टिकुलर एंगेजमेंट के केस में। हु इज रिस्पॉन्सिबल? एंगेजमेंट पार्टनर विल बी रिस्पॉन्सिबल। ओके जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे 220 का ऑब्जेक्टिव बताइए, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव बताइए विद रिस्पेक्ट टू ऐसे 220। तो ऑब्जेक्टिव है इंप्लीमेंट करो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एट एंगेजमेंट लेवल और रीजनेबल एश्योरेंस लो। इंप्लीमेंट करो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एट एंगेजमेंट लेवल और रीजनेबल एश्योरेंस लो। किन बातों को लेके? वही बातों को लेके। ऑडिट इज एज पर PSRL, PSRL समझते हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, एंड ऑडिट रिपोर्ट एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। अच्छा, अब बच्चों जरा इनके बीच में कनेक्शन समझने के लिए यहां पे आइए, इधर देखिएगा जरा। SQC1 फर्म लेवल पे ऑपरेट करता है, ऐसे 220 एंगेजमेंट लेवल पे ऑपरेट करता है। SQC1 रिस्पॉन्सिबल किसको बनाता है? बोलता है CEO और MB मैनेजिंग पार्टनर को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए किसकी? क्वालिटी कंट्रोल एट फर्म लेवल की। यहां पे बच्चों बोलता है कि एंगेजमेंट के केस में एंगेजमेंट पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए किसकी? एंगेजमेंट की क्वालिटी की। ये ब्रॉड है, हर तरह के एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल होता है, चाहे बच्चों ऑडिट हो, चाहे रिव्यू हो, चाहे अदर एश्योरेंस सर्विसेज हो, या फिर आपकी रिलेटेड सर्विसेज हो। ये नैरो है, ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है बच्चों ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। नाउ इट इज सब्जेक्ट टू SQC1, यानी भाई SQC1 होगा तभी ऐसे 220 ढंग से काम कर पाएगा। अब एक बात को ध्यान से समझिएगा भाई साहब, ऐसे 220 गेट सपोर्ट फ्रॉम, सॉरी SQC1 गेट सपोर्ट फ्रॉम ऐसे 220। कैसे? SQC1 में इंडिपेंडेंस को लेके, एथिकल रिक्वायरमेंट को लेके इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी। कम ऑन, यस और नो? बोलो हाँ के ना। तो अब ऐसे 220 में जब आप ऑडिट कर रहे होंगे, आप लोगों को इंडिपेंडेंस पे रिक्वायरमेंट मिलेगी, आप लोग इंडिपेंडेंस पे रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करेंगे और फर्म को देंगे। फर्म को देंगे, याद करो फर्म को देनी थी हमने इंडिपेंडेंस रिलेटेड, कोई दिक्कत थी तो, कोई थ्रेट थी तो हमें बताना था कि थ्रेट है। तो ऐसे 220 आपको इस बात पे गाइड करेगा कि कैसे आप लोग इंडिपेंडेंस रिलेटेड थ्रेट जो है ऑब्टेन करके फर्म के पास तक पहुंचाएंगे। इसलिए 220 प्रोवाइड सपोर्ट टू दी SQC1। यहां तक क्लियर है? बोलिए हाँ कि ना। अच्छा जी। देन बच्चों ऐसे 220 के अंदर भी क्या है? ऐसे 220 के अंदर एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है क्वालिटी को लेके, और हमें एलिमेंट्स वही बताए हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। ये 6 एलिमेंट्स कहां से आ रहे हैं बेटा? ये 6 एलिमेंट्स भी वहीं से आ रहे हैं। कहां से? हमारे SQC1 से। 6 एलिमेंट, पहला लीडरशिप, दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट, राइट? बस अब सारी बातें क्या हो जाएगी? इन केस ऑफ ऑडिट, इन केस ऑफ ऑडिट, इन केस ऑफ ऑडिट। तीसरा क्या आया था? कमॉन, तीसरा क्या था बच्चों हमारे पास? तीसरा क्या था? कमॉन, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ रिलेशनशिप। ओके। चौथा क्या था? चौथा क्या था? वहां पे फैन मतलब HR। यहां पे HR की जगह पे क्या है? एंगेजमेंट टीम। कमॉन, यहां पे HR की जगह पे क्या है? जल्दी बताइए। एंगेजमेंट टीम। साथ साथ बोला करो बच्चों, अगर बोलोगे ना साथ साथ, अब अगर नहीं भी बोल रहे कोई बात नहीं, लेकिन इन्वॉल्व रहा करो, मन में चल रही होनी चाहिए बातें, ठीक है? हाँ जी, एंगेजमेंट टीम। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या आ गया? बचे हुए तो वो 2 ही हैं, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं? बोलिए हाँ के ना। कम ऑन, पक्का पक्का पक्का। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों हमारे पास? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी ऑफ ऑडिट। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑफ ऑडिट्स। तो हमारा पहला एलिमेंट बच्चों क्या आता है ऐसे 220 में? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बात तो सबके दिमाग में है, एंगेजमेंट पार्टनर की ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्वेश्चन पूछने वाला था, गलती से आंसर बोल दिया। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बेटा क्वालिटी को लेकर? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? एंगेजमेंट पार्टनर की। तो हमने बोला जी EP मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। डन। फिर उसके बाद अब यहां पे वो करेगा क्या? क्या? हिज एक्शन एंड मैसेज। 2 कीवर्ड बच्चों, उसके एक्शन और मैसेज शुड एम्फसाइज ऑन व्हाट? शुड एम्फसाइज ऑन व्हाट? नंबर 1, things that are important for quality of audit, and number 2, जेनरिक बात, quality is essential, right? बोलो हाँ के ना। अगर आपने फैमिली मैन देखा है तो उसके अंदर एक बंदा होता था ना, डोंट बी अ मिनिमम गाय। नहीं देखा है तो इट इज वन ऑफ द सीरीज दैट आई सजेस्ट टू वॉच, बट आफ्टर योर एग्जाम्स फॉर श्योर। ओके, कहीं इस पे एक्सपोज वीडियो बनाओ। मास्टर कह रहा है कि देखो वेब सीरीज, नहीं बेटा एग्जाम के बाद देख लेना, बट देखना जरूर। तो तकिया कलाम होता है उसका, डोंट बी अ मिनिमम गाय, डोंट बी अ मिनिमम गाय। ऐसे एंगेजमेंट पार्टनर को विजुअलाइज करो, क्वालिटी इज एसेंशियल, क्वालिटी इज एसेंशियल। डन। बोलो हाँ के ना। तो एंगेजमेंट पार्टनर बेटा सिर्फ 2 बातों पे ध्यान देगा। नंबर 1, अपने एक्शन और मैसेजेस से वो बताएगा कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है ऑडिट के लिए, ऑडिट क्वालिटी के लिए, और लास्ट में डायलॉग क्या बोलेगा? क्वालिटी इज एसेंशियल। अब कौन सी चीजें हैं? कौन सी चीजें वो भी हमें याद है, 4 ही चीजें। 2 तो बहुत ही बेकार है। 2 क्या है? वर्क एज पर PSRL,
वर्क एज पर PSRL। PSRL क्या है बेटा? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। रिपोर्ट मस्ट बी एप्रोप्रिएट, कम ऑन, रिपोर्ट मस्ट बी एप्रोप्रिएट। बाकी दो क्या बच गई? फर्म SOQC से कंप्लाई करो, कंप्लाई विद दी फर्म्स SOQC। और दूसरा क्या बच गया? इट इज लाइबिलिटी टू रेज कंसर्न विदाउट, हाँ जी, विदाउट फियर। इज दैट क्लियर? वाओ, फियर। इज दैट क्लियर? बोलो बेटा, कितनी बातें हैं? 4 बातें हैं। पहली तो PSRL वाली हो गई, रिपोर्ट एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस हो गई, फर्म के SOQC से कंप्लाई करो, और फर्म्स ET's एबिलिटी, ET मेंबर्स एबिलिटी टू रेज द कंसर्न्स विदाउट फियर। इज दैट क्लियर? यस सर। आ जाओ। फिर एक और एलिमेंट क्या आया था बच्चों हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल में? रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। वेरी सिंपल, एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स टू दी इंडिपेंडेंस। ऐसी थ्रेट्स जिनको भाई साहब सेफ गार्ड जो है एलिमिनेट नहीं कर सकते या रिड्यूस नहीं कर सकते टू एप्रोप्रिएटली लो लेवल। फिर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिकल रिक्वायरमेंट को लेकर एंगेजमेंट पार्टनर की रिपोर्ट करना। रिपोर्ट करेगा एंगेजमेंट पार्टनर किस? देखो कौन करेगा, पहले बताओ क्या करेगा? रिपोर्ट। कौन? एंगेजमेंट पार्टनर। किसको? रेलेवेंट पर्सन को। क्यों? टू डिटरमाइन एप्रोप्रिएट एक्शन। एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा बच्चों? ईदर एलिमिनेट थ्रेट और विड्रॉल फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट। इज दैट क्लियर? बोलिए। आ जाइए जी, आ जाइए। नेक्स्ट एलिमेंट्स हमारे पास कौन से बच्चों? एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट्स। आइए बच्चों, अब सबसे पहले ये वाली पार्ट्स सारे रिवाइज कर लेते हैं। मुझे बताइए एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस को लेके ऐसे 220 ने क्या गाइडेंस दी? एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करना है? एंगेजमेंट पार्टनर को वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है एज नेसेसरी। किन चीजों को लेके? आई होप ये तीनों चीजें बहुत अच्छी तरह याद हैं। एक्सेप्टेंस फ्रॉम न्यू क्लाइंट, continuing with existing client और acceptance of new engagement from the existing client, right? और साथ में बच्चों ऑडिटर को क्या करना है ये भी देखना है कि हाउ एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करना है ये भी देखना है कि हाउ दिस information is going to assist me in determining the appropriateness of decision regarding the acceptance और continuance। क्योंकि अब आप बड़े बच्चे हो तो आपको एक बात और याद दिला दूं, क्या ऑडिटर बच्चों इस बात की डॉक्यूमेंटेशन भी करेगा? आंसर इज यस। आपके डॉक्यूमेंटेशन का भी एक पॉइंट है दैट यू नीड टू कम ऑन मेरे साथ, यू नीड टू डॉक्यूमेंट मेरे साथ, यू नीड टू डॉक्यूमेंट दी conclusions regarding acceptance and continuance of the engagement। फिर से एक बार पूरा बोलता हूं, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस को लेके बच्चों आपको क्या बोला गया? एंगेजमेंट पार्टनर ने क्या करना है? ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एज नेसेसरी फॉर 1 2 3। 1 2 3 क्या है? एक्सेप्टिंग फ्रॉम न्यू क्लाइंट, हाँ जी, कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग क्लाइंट और एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू एंगेजमेंट विद द एग्जिस्टिंग क्लाइंट। ये तीनों हमने बहुत अच्छे से समझे हुए हैं। अच्छा, और साथ में ये इंफॉर्मेशन उसको किस चीज में हेल्प करती है? ये हेल्प करेगी इन डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूएंस। अब इंफॉर्मेशन है क्या क्या? इंफॉर्मेशन लेगा क्या क्या? ऑल्दो SQC 1 में हम लोग रिवाइज करके आए हैं, लेकिन फिर भी उनकी इंटीग्रिटी, अपनी कॉम्पिटेंस, अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट एंड एक चीज और ऐड कर दी, सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजन। बोलो बेटा क्या? अराइजन ही बोलेंगे इसको, चाहे कुछ भी बोलते हो, हम अराइजन ही बोलेंगे, हमने ऐसे याद किया है। सिग्निफिकेंट मैटर अराइजन ड्यूरिंग द करंट और द प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट। आइए जी नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट ओहो मुच नोनू शोनू मोनू टॉपिक, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। हमारी एंगेजमेंट टीम कैसी हो? जिनके पास कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी हो। किस लिए हो? टू परफॉर्म द एंगेजमेंट एज पर टन 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 PSRL। बच्चों क्या बोलती पब्लिक? बोल दो हाँ के ना? तो यहां पे लिख देते हैं एज पर PSRL। डन। बोल दो हाँ के ना? कम ऑन। हमारी एंगेजमेंट टीम कैसी हो? हमारी एंगेजमेंट टीम इंक्लूडिंग ऑडिट एक्सपर्ट ऐसे हो जिनके पास कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी हो टू परफॉर्म द एंगेजमेंट एज पर PSRL। फिर आगे बच्चों हम लोग मॉनिटरिंग पे, ये तो बहुत ही आसान था। मॉनिटरिंग में है ही क्या बच्चों? पहली बात तो ये SQC 1 से उधार ले लिया कि अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम क्या करता है? रीजनेबल एश्योरेंस देता है कि सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रेलेवेंट है, एडिक्वेट है और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है। अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम क्या करता है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो बेटा। अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम क्या करता है? रीजनेबल एश्योरेंस देता है कि सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्या है? कम ऑन टेल मी। रेलेवेंट है, एडिक्वेट है और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है। अब यहां पे बच्चों मैंने आपको कुछ विजुलाइज करवाया था, आई होप आपको ये बात याद है। फिर से यहां से एक बात और प्रूव होती है कि क्या हमारा essay 220, कम ऑन, essay 220 इज सब्जेक्ट टू, essay 220 इज सब्जेक्ट टू SQC 1। ये लाइन मैंने पहले भी बोली थी, कम ऑन, यस और नो। अब यहां से वो बात कैसे प्रूव होती है? इधर देखिए, SQC 1 के मॉनिटरिंग के चलते आपने कुछ एंगेजमेंट्स का रिव्यू किया होगा। अब आपने उससे रिलेटेड कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करी होगी। यहां पे बोला जा रहा है ऐसे 220 में कि एंगेजमेंट पार्टनर को जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हुई है बाय दी फर्म और नेटवर्क फर्म, उसे कंसिडर करना चाहिए और यह भी कंसिडर करना चाहिए कि क्या जो डेफिशिएंसीज बताई गई हैं उस इंफॉर्मेशन के अंदर वो क्या मेरे करंट ऑडिट एंगेजमेंट पे इंपैक्ट डालती हैं। फिर से बोल देता हूं एक बार,
एंगेजमेंट पार्टनर को उस इंफॉर्मेशन को कंसिडर करना चाहिए जो अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की जा रही है, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की जा रही है बाय फर्म और नेटवर्क फर्म। ये इंफॉर्मेशन कब सर्कुलेट की जा रही है? आफ्टर कोल्ड रिव्यूज, come on. And then auditor should consider that whether the deficiencies noted in the information affects the what? Come on, tell me. Audit engagement. Done. बोलिए। आइए, डॉक्यूमेंटेशन को लेके बच्चों कितनी बातें हमारे पास? 4 बातें हैं, बहुत सिंपल सी। पहली बात क्या है बच्चों? पहली बात क्या है? नंबर 1, इशू किसको लेके? एथिकल रिक्वायरमेंट को लेके। कंक्लूजन किसको लेके? इंडिपेंडेंस को लेके। कंक्लूजन किसको लेके? एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूस को लेके। चौथा कंक्लूजन किसको लेके? मैटर्स कंसल्टेड को लेके। भारत माता की जय। बच गया एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, वो भी आपको करवा देते हैं। ओके, बोल दो हाँ के ना? डन। चलो आइए जी, अब एसिड 220 के एंगेजमेंट परफॉर्मेंस वाले पार्ट को रिवाइज कर लेते हैं। इसको रिवाइज करने के लिए सबसे पहले देख लीजिए स्ट्रक्चर कैसे बना है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का। इंटरमीडिएट लेवल पे सिर्फ 3 ही बातें बोली गई हैं। ईपी की जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, EQCR को लेके ईपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को लेके एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ईपी की जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बताया? सबसे पहले तो भाई साहब कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद PS एंड RL। उसके बाद बच्चों दूसरा क्या बोला गया? हमारे को रिपोर्ट इशू होनी चाहिए एज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया? डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर कंक्लूजन एंड इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ओके, चलिए आपको बाई चांस अगर ये लगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई सर्कमस्टांसेस के हिसाब से यहाँ पे कह रहे हैं कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इशूइंग और रिपोर्ट किसकी है? वो ऑडिटर की है। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल एंगेजमेंट पार्टनर? कंसल्टेशन के लिए। कंसल्टेशन किस पे? डिफिकल्ट मैटर्स पे। कंसल्टेशन किस से? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द फर्म और आउटसाइड द फर्म। आ जाइए देन इस सेकंड पैरा में क्या कवर किया गया? लिस्टेड एंटिटी और एंटिटीज, कम ऑन, लिस्टेड एंटिटीज और एंटिटीज जिनके लिए फर्म ने EQCR को जो है वो रिक्वायर्ड बताया है, जिनको फर्म ने डिटरमाइन किया कि इनके लिए एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना चाहिए। लिस्टेड एंटिटी के लिए तो होना ही चाहिए, एंड हो सकता है कुछ और क्लाइंट्स भी हो जिनके लिए फर्म ने सोचा है कि भाई इनके लिए एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना चाहिए। तो एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा इसमें? सिर्फ छोटी सी बात, डिटरमाइन EQCRR अपॉइंटेड। नंबर 2, डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर्स विद द EQCRR। एंड तीसरा, डू नॉट डेट द ऑडिट रिपोर्ट टिल द EQCR is completed, till EQCR is completed, right? तो याद रखिएगा बच्चों, determine EQCRR appointed, discuss significant matter with EQCRR and not date the audit report until the completion of engagement quality control review. Then third part is difference of opinion. Very simple, difference of opinion में क्या बोला गया? बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में आप लोगों ने क्या सोचना है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में ये देखना है कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए किन के बीच में? जिनसे कंसल्ट किया उनके बीच में, एंगेजमेंट टीम के बीच में, या एंगेजमेंट पार्टनर और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के बीच में। फर्म की पॉलिसी को फॉलो करो और रिजॉल्व करो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को। भारत माता की जय। खत्म। ओके, ऑल द बेस्ट।